हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के आज के हमारे सेशन में। तो दोस्तों, आज हम एथिक्स का जो 2023 का पेपर है उसका पार्ट बी या सेक्शन बी डिस्कस करने वाले हैं। हम बेसिकली केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं। हमने थियोरी के क्वेश्चन पहले ही डिस्कस कर लिए, लगभग 13 क्वेश्चन डिस्कस करे 130 मार्क्स के। तो आज हम 6 केस स्टडी डिस्कस करेंगे 2023 के पेपर का, और ये है अराउंड 120 मार्क्स के, यानी हर एक क्वेश्चन है 20 मार्क का। तो 6 केस स्टडीज, 20 मार्क्स ईच एंड टोटल मार्क्स 120। केस स्टडीज दोस्तों बहुत ही, हम कह सकते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। डिफिकल्टी डेफिनेटली वेरी करती है फ्रॉम वन केस स्टडी टू अदर केस स्टडी, बट अगर आपने एक अच्छे खासे केस स्टडीज प्रैक्टिस कर लिए, यू विल बी इन अ गुड पोजिशन टू सॉल्व एनी गिवन केस स्टडी। बट इस साल जो केस स्टडीज आया है कंपैरेटिवली दे वर ईजियर, एवरेज कह सकते हैं। लास्ट ईयर की केस स्टडीज अगर आप देखिए तो कुछ ऐसे केस स्टडीज भी थे बहुत ज़्यादा लेंदी थे, बट इस साल जो केस स्टडीज आए हैं बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। लेंदी रखने का फ़ायदा क्या होता है फॉर यूपीएससी, कि वो टाइम कंस्ट्रेंट हम पे डाल देते हैं और कम टाइम में हम अपने अंदर के एथिक्स बाहर लाते हैं। तो दे वांट टू चेक आवर एथिक्स, दे वांट टू सी आवर डिसीजन मेकिंग इन टाइम कंस्ट्रेंट। बट इस साल जैसे मैंने बात की कि थ्योरी पेपर भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, एवरेज था। एथिक्स का जो केस स्टडी सेक्शन है वो भी काफ़ी हद तक ईजी था, लेंथ वाइज एज वेल एज डिफिकल्टी वाइज। कॉम्प्लेक्स भी ज़्यादा नहीं था, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं था। तो अगर मैं मेरा वर्डिक्ट दूँ तो एवरेज टाइप पेपर था इन टोटलिटी। नाउ इट इज ऑन स्टूडेंट्स हाउ दे हैव सॉल्व द पेपर, कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाई, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स वर एबल टू कंप्लीट इट विद इन द टाइम फ्रेम, क्योंकि एथिक्स का पेपर टाइम फ्रेम में कंप्लीट नहीं होता। बट if they have time they should have shown creativity also. creativity आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, एथिकल अंडरस्टैंडिंग, इसके अलावा क्या वैल्यू एडिशन आप कर सकते हो इन योर आंसर्स, ये सारी चीज़ें आपके आंसर्स में अगर रिफ्लेक्ट होती है, यू हैव गुड अपॉर्चुनिटी टू स्कोर वेल इन दिस पर्टिकुलर पेपर। सो लेट अस लुक एट द फर्स्ट केस स्टडी। इस केस स्टडी में बताया गया है कि आप बेसिकली एक नेशनलाइज्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव हो, काफ़ी साल से आप काम कर रहे हो। एक दिन आपकी एक कलीग आपको आके बताती है कि उसके जो पिताजी है वो बेसिकली सफ़र कर रहे हैं हार्ट डिजीज, और उनको इमीडिएट सर्जरी ज़रूरी है टू सर्वाइव। वो ये भी बताती है कि उसके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है और ऑपरेशन के लिए लगभग 10 लाख रुपए लगेंगे। आप अवेयर हो बाय द फैक्ट कि उसका उसका हस्बैंड नहीं है, इज नो मोर। एट द सेम टाइम जो कलीग है आपकी वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती है, तो आप काफ़ी हद तक एम्पैथेटिक हो उसके सिचुएशन के प्रति। बट एम्पैथेटिक होने के अलावा आप कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ रिसोर्स टू फंड हर, आप उसको पैसे भी नहीं दे सकते। कुछ हफ्ते बाद वो आती है आपके पास और बताती है कि उसके पिताजी की सर्जरी हो गई है और सक्सेसफुल हुई है, और वो रिकवर भी कर रहे हैं। वो आगे जाके ये भी आपको बताती है, कन्फाइड करती है आपके साथ कि जो हमारा नेशनलाइज बैंक है उसके जो मैनेजर है, बैंक मैनेजर, उन्होंने उनकी मदद करी है। उन्होंने कुछ पैसे रिलीज करे, लगभग 10 लाख रुपए रिलीज करे फ्रॉम अ डोरमेंट अकाउंट। यानी कई बार आप देखोगे लोग बैंक अकाउंट चलाते नहीं, उसमें पैसे पड़े रहते हैं बट वो चलाते नहीं, कई साल हो जाते हैं, वो अकाउंट डोरमेंट हो जाता है। तो ऐसे डोरमेंट अकाउंट से फंड रिलीज की है बैंक मैनेजर ने टू दैट कलीग फॉर द ऑपरेशन, 10 लाख रुपीज रिलीज करे। बट एट द सेम टाइम जो कलीग है आपकी, शी हैज प्रॉमिस शी विल बी पेइंग ऑल द मनी, शी हैज आल्सो स्टार्टेड पेइंग इट बैक, और वो कंटिन्यू करेगी अंटिल द पेमेंट इज रिटर्न। अब ऐसे सिचुएशन में 3 ट्रेलिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। पहला है कि क्या क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है इस केस स्टडी में, क्या क्या एथिकल इश्यूज आपको दिखाई देते हैं। इसके बाद आपको बिहेवियर जो है बैंक मैनेजर का, कि उसने जो पैसे डिसबर्स करे हैं उसको आपको एनालाइज करना है या इवेल्युएट करना है कि सही है गलत है उसका बिहेवियर फ्रॉम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आप कैसे रिएक्ट करोगे इस सिचुएशन को। तो ये बेसिकली 3 मोटा मोटी क्वेश्चन है। कोई भी केस स्टडी है उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, डेफिनेटली एज पर द ट्रेलिंग क्वेश्चन, एज पर द कंटेंट ऑफ द केस स्टडी वो थोड़ा टेम्पलेट चेंज हो जाएगा, बट एक मोटा मोटी टेम्पलेट होता है जिसमें हम इंट्रोडक्शन में बेसिकली एक समरी दे देते हैं ऑफ द केस स्टडी, या जस्ट भी बोल सकते हैं।
बहुत ही शॉर्ट में हम इसका जिस्ट बताएंगे किस बड़े प्रॉब्लम से ये डील कर रहा है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि जो एथिकल इश्यूज आपको पूछे गए हैं आगे जाके उसको भी आपको बताना पड़ेगा, सो यू शुडंट बी रिपीटेटिव। एक जनरल तरीके से एक प्रिसीज की तरह आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप स्टेक होल्डर बता सकते हैं। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? बेसिकली वो सारे लोग जो आपके डिसीजन से इंपैक्ट होंगे, जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में है, इस केस स्टडी में बताया गया, और कुछ ऐसे होंगे जो केस स्टडी में नहीं बताए गए बट यू नो फ्रॉम कॉमन सेंस कि ये भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, आपके डिसीजन का इंपैक्ट इन्हें भी होगा। इसके बाद इंट्रोडक्शन स्टेक होल्डर देने के बाद आप जो ट्रेलिंग क्वेश्चन है उन्हें बारी बारी सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन है 1 2 3, और फाइनली कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड में आप लर्निंग बता सकते हो केस स्टडी से, या एक सोल्यूशन बेस्ड केस स्टडी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द ट्रेलिंग क्वेश्चन, या फिर वे फॉरवर्ड हो सकता है, या कोट के साथ भी आप एंड कर सकते हो विच इज वेरी फिटिंग टू द केस स्टडी। नाउ दिस विल बी दी व्हाट वी कैन से मिनिमम टेम्पलेट। अब इसमें ट्वीक हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द केस स्टडी एंड व्हाट द ट्रेलिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पूछा गया कि एथिकल इश्यूज क्या क्या इन्वॉल्व है, बट उससे पहले हम इंट्रोडक्शन पे आएंगे। जैसे मैंने कहा कि एक समरी, एक जेस्ट, किस पर्टिकुलर मेजर प्रॉब्लम से ये केस स्टडी डील करता है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे बेसिकली ये केस स्टडी डील करती है विद अ कंफ्लिक्ट बिटवीन टू थिंग्स, वन इज पर्सनल इमोशन एंड सेकेंड इज प्रोफेशनल एथिक्स। भावनाओं में बह के क्या हम प्रोफेशनल एथिक्स को नजरअंदाज कर सकते हैं? ऐसे सिचुएशन हमारे लाइफ में आते हैं और हमें कई बार हम शायद गलत हो जाते हैं, हम पर्सनल इमोशंस को ज्यादा वैल्यू करते हैं कंपेयर टू व्हाट वर्क वी आर सपोज टू डू। तो ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर्सनल डिलेमा दिखाई दे रहा है कि एक तरफ अपने दोस्त को मदद करना या अपने कलीग को मदद करना, दूसरी तरफ आपके प्रोफेशन जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो करना, जो ड्यूटी है आपकी। डॉर्मेंट अकाउंट से अगर आप पैसे निकालते हो, आपने किसी और व्यक्ति का पैसा यूज करा है विदाउट आस्किंग दैट पर्सन, नो वन विल अलाउ यू टू डू दैट इफ ही डज नॉट नो यू। तो ये इलीगल भी है, एट द सेम टाइम अनएथिकल भी है। अब ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद स्टेक होल्डर में कौन कौन आएंगे? जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है, आपके कलीग और उनके फादर एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, बैंक मैनेजर, आप खुद, बैंक की रेपुटेशन भी एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, और फाइनली जो अकाउंट होल्डर है जिसका अकाउंट यूज किया गया है, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर। इसके बाद एथिकल इश्यूज पूछे गए। तो एथिकल इश्यूज आप डिलेमास के पर्सपेक्टिव से बता सकते हैं कि दो वैल्यूज है जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या फिर जो भी सिंपलर एथिकल इश्यूज आपको दिखाई देते हैं, जो भी गलत चीजें हैं उसको आप कोट करेंगे यहाँ पे, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे, बहुत ज्यादा लेंदी डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे। तो सबसे पहला एथिकल इशू क्या है? दो चीजों में, दो वैल्यूज में यहाँ पे संघर्ष हो रहा है, या हम कह सकते हैं कंफ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। पहला है पर्सनल लॉयल्टी, लॉयल्टी टू योर कलीग, टू योर फ्रेंड, एंड सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रिटी। ऑर्गेनाइजेशन की भी इंटीग्रिटी होती है, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको उसको फॉलो करना पड़ता है अनवेवरिंगली, यानी कोई भी सिचुएशन हो यू हैव टू फॉलो दो स्टैंडर्ड्स, सो सम प्रिंसिपल्स। तो इन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरा है एंड जस्टिफाइंग मीन, यानी एंड तो अच्छा है, यू वांट टू सेव समवन्स लाइफ, यू वांट टू हेल्प योर कलीग, योर फ्रेंड, बट उसके लिए मीन्स गलत इस्तेमाल किए गए, ये एक एथिकल इशू है। पावर का मिसयूज, जो बैंक मैनेजर ही हैज द पावर टू maybe allocate funds from one place to another place, but is he doing it in the right way? Is he following the rules, regulations and law? नहीं, तो ये misuse of power भी है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का भी इशू है। जो लोग आपके बैंक में पैसे जमा करते हैं वो एक, हम कह सकते हैं, ट्रस्ट के साथ जमा करते हैं, उसके साथ क्या हो रहा है ये आपकी जवाबदेही की या आपकी अकाउंटेबिलिटी की, आप वो चीज बताओ ट्रांसपेरेंटली। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा पोटेंशियल प्रेसिडेंस, अगर एक बार ऐसा चीज, ऐसा काम कर लिया गया जहाँ पे डॉर्मेंट अकाउंट से पैसे एक कलीग को दे दी के, ये एक प्रेसिडेंट सेट करेगा, बिकॉज कोई भी चीज एक जगह नहीं रुकती, खबर पहुंच जाती है लोगों तक। सो लोग, बाकी के जो बैंक मैनेजर्स है या एम्प्लॉयज है, वो भी ऐसी चीज करना शुरू कर देंगे। इसके बाद प्रोफेशनल सीक्रेसी और मॉरल अपराइटनेस, ये भी एक इश्यू हमें दिखाई देता है। एक तरफ, नाउ यू नो द इंफॉर्मेशन दैट दिस हैज बीन डन, नाउ इट इज ऑन टू यू कि आप इसको डिस्क्लोज करेंगे या आप मॉरल अपराइटनेस दिखाएंगे, यानी जो व्यक्ति है जिसका डॉर्मेंट अकाउंट यूज किया गया, आपको उसको भी शायद डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बिकॉज समथिंग हैज हैपेंड रॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो एक तरफ प्रोफेशनल सीक्रेसी की हमारे बैंक में जो चल रहा है, वी डू नॉट वांट टू टेल, एट द सेम टाइम अब मॉरल अपराइटनेस भी है कि आप आगे आके बताओ, नॉट ओनली टू दी बैंक मैनेजर के शायद आपके सीनियर को भी बताना पड़ेगा उसके, या फिर जो डॉर्मेंट अकाउंट होल्डर है उसको भी बताना पड़ेगा कि ये गलत चीज हुई है। तो ये कुछ ऐसे एथिकल इश्यूज हमें दिखाई देते हैं प्राइमा फेसी, इसमें और चीजें भी जोड़ी जा सकती है।
इसके बाद आपको पूछा गया है कि इवेल्युएट करना है बिहेवियर ऑफ द मैनेजर। बैंक मैनेजर ने जो काम किया है उसको इवेल्युएट करना है एथिकली। तो कई तरीके से इवेल्युएशन किया जा सकता है। एक तरीका है कि प्रोज एंड कॉन्स बता देंगे और हमारा वर्डिक्ट देंगे हमारे कंक्लूजन में। तो प्रोज क्या है, अगर बैंक मैनेजर ऐसा कोई काम करता है डोरमेंट अकाउंट जहाँ पे पैसा उस व्यक्ति को भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसका अकाउंट चल रहा है नहीं चल रहा है, पैसे ही पड़े हुए, तो क्यों ना उसको यूज किया जाए टू हेल्प अ पर्टिकुलर पर्सन हु इज इन डायर नीड। से लाइफ सेव कर रहे हैं हम बेसिकली। पैसे तो आने ही वाले, पैसे तो देने ही वाला है, देने ही वाली है वो कलीग आपकी। तो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न दिखाई देता है यहाँ पे टूवर्ड्स दी फादर ऑफ द कलीग। इसके अलावा कई बार आपको स्विफ्ट एक्शन लेना पड़ता है, रिस्पॉन्ड करना पड़ता है इमीडिएटली। यू डू नॉट हैव इनफ टाइम टू डील विद प्रोसीजर्स एंड ब्यूरोक्रेसी। तो ये इमीडिएट एक्शन है, इमरजेंसी। और टीलियोलॉजिकल परस्पेक्टिव से भी ये सही माना जा सकता है क्योंकि आउटकम पॉजिटिव है ऑफकोर्स, कि किसी की जान बच रही है, मीन्स शायद गलत इस्तेमाल की, बट आउटकम्स तो पॉजिटिव है। तो इस परस्पेक्टिव से ये सही माना जा सकता है, बट कॉन्स भी ज्यादा है इसके। सबसे पहले ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। आपके क्लाइंट के ट्रस्ट को आप ब्रीच कर रहे हो, उसका पैसा इस्तेमाल कर रहे हो विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम, विदाउट आस्किंग हिम। इसके अलावा लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म दिखाई दे रहा है। क्लाइंट ट्रस्ट कर रहा है आपके ऊपर और उसके ट्रस्ट का आप फायदा उठा रहे हो, तो ये एक्शन जो है क्लाइंट के ट्रस्ट को इरोड करेगा। इसके अलावा पोटेंशियल लीगल रिपरकशन भी हो सकते हैं, नॉट ओनली टू द बैंक मैनेजर जिसने पैसे डिस्बर्स किए, बट एट द सेम टाइम टू द कलीग हु हैज यूज्ड इट, एट द सेम टाइम टू द पर्सन लाइक यू हु नोज दैट इट हैज बीन, एंड इफ यू डोंट से एनीथिंग। इसके अलावा बैंक के ऊपर भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज इलीगल। आप किसी का पैसा जो है ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये कॉन्सिक्वेंस है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन की इंटीग्रिटी भी इरोड हो रही है। एक्शन जो है ये बैंक के रेपुटेशन को हार्म कर सकता है। ये कुछ ऐसे कॉन्स दिखाई देते हैं, तो ज्यादातर कॉन्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं हमें इस पर्टिकुलर सिनारियो में। आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, बिकॉज you now know that something of this sort has happened and it is a wrong thing. Now what will be your response? आपसे पूछा गया, तो सबसे पहले आपको ओपन डायलॉग, जब भी कोई ऐसा इशू है जहां पे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स है, यू हैव टू सी टू इट दैट देयर इज एन ओपन डायलॉग, सम चैनल्स आर ओपन फॉर कम्युनिकेशन। चीजें पता होनी चाहिए कि गलत किया है या सही किया है, या दो लोगों में कंफ्लिक्ट है तो उनको साथ लेके आना। ऐसे जो भी सिचुएशन है वहां पे सबसे पहले आप ओपन डायलॉग डिस्कशन इस पे फोकस करेंगे। तो पहले तो आपको अपने कलीग के साथ जिसने पैसे लिए हैं उसको बताना पड़ेगा कि आपने जो है गलत किया है, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा आप एनकरेज कर सकते हो एथिकल रेक्टिफिकेशन, कि आप अपने कलीग को और मैनेज को एडवाइस करें कि वो इस चीज़ को सुधारे, बट खुद से ना सुधारे, यानी आपस में ही वो बातचीत करके पैसे यहाँ वहाँ से जुट, उनको एक्चुअली जो हायर सीनियर अथॉरिटीज़ है उनको कॉन्फिडेंस में लेके इसको सुधारना पड़ेगा। दे कैनॉट डू इट ऑन देयर ओन, बस जुगाड़ कर दिया यहाँ वहाँ से पैसे निकाल के नहीं। दे हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन और दे हैव टू टेक कॉन्फिडेंस ऑफ देयर सीनियर्स बिकॉज something illegal has happened and it cannot be put under the carpet by doing some patchwork. You have to bring in the important stakeholders, your seniors, so that the thing is documented somewhere, and if there is an issue going forward, it is the responsibility is taken by the person who has done the wrong. इसके बाद आप अल्टरनेट सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं बिकॉज इट इज ऑन यू, यू हैव बीन आस्क्ड हाउ विल यू रिस्पॉन्ड। तो आप अभी तो वो चीज़ हो गई है कि पैसे डिसबर्स हो गए, उस व्यक्ति के पिताजी की जान भी बच गई, बट नाउ देयर कुड बी मोर इंस्टेंसेस वेयर इन द एम्प्लॉइज ऑफ योर कंपनी में फेस सम इमरजेंसी सिचुएशन, और उसके लिए आप सजेस्ट कर सकते हो कि एक ऐसा फंड बना दिया जाए जहाँ जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है बाय एनी पर्सन हु इज इन नीड इन दी ऑर्गेनाइजेशन इट्सेल्फ। तो आप अल्टरनेट सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो फॉर फ्यूचर असिस्टेंस। इसके अलावा आप एथिकल ट्रेनिंग भी सजेस्ट कर सकते हो कि आप अपने सीनियर्स को, अपने मैनेजर्स को बता सकते हो कि एक एथिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए ऐसे डिलेमा में, ऐसे सिचुएशन में कैसे इस डिलेमा से बाहर निकला जाए या कैसे ऐसे इशू को रिजॉल्व किया जाए। इसके लिए कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए, एथिकल ट्रेनिंग, जो सब लोग, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, दे शुड अंडरटेक। तो ये कुछ ऐसे सजेशंस रिस्पॉन्स के द्वारा आप दे सकते हो। तो यहाँ पे आपने रिस्पॉन्स अगर देखा होगा तो एक है रिस्पॉन्स जो कि डायरेक्ट एड्रेस करता है इशू को। उसके लिए हमने देखा कि कैसे आपको पहले ओपन चैनल्स करने पड़ेंगे और फिर बाद में यू हैव टू टेक इनटू कॉन्फिडेंस अदर पीपल ऑल्सो, मेडिएशन, कई सारी चीज़ें इसमें आती। बट इसके अलावा एक रिस्पॉन्स में आपका फ्यूचरिस्टिक व्यू भी होगा जहाँ पे आप सजेशन दे रहे हो कि आगे जाके क्या करना चाहिए अगर ऐसा सिचुएशन होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपके रिस्पॉन्स में दिखनी चाहिए। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि हमें बैलेंस करना पड़ेगा पर्सनल क्राइसिस को विद प्रोफेशनल एथिक्स इन एनी चैलेंजिंग सिचुएशन।
हो सकता है कि आप हेल्प नहीं कर सकते एट दैट मोमेंट, यू कैन टेक हेल्प ऑफ, यू कैन यूज योर नेटवर्क टू गेट दी हेल्प। यू डोंट हैव टू ब्रीच एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट और प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी और ब्रॉडर जो इम्प्लीकेशन है आपके एक्शन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, पाइवोटल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी कंपनी का ट्रस्ट जो है वो इन प्रिंसिपल्स पे आधारित है। अगर इन प्रिंसिपल्स को आप कॉम्प्रोमाइज कर देते हो, देन द कंपनीज रेपुटेशन, ट्रस्ट, पीपल्स रिस्पेक्ट टुवर्ड्स यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन विल गो डाउन। तो जब भी कंक्लूड करते हैं तो आप ऐसे जो वैल्यूज है, जो भारी भरकम वैल्यूज है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनका इस्तेमाल करें। कंक्लूजन में एक वेट आता है, तो इस तरह से भी आप कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी है, रिसेंटली आप देखोगे कि नॉर्थ साइड में बारिश के कारण हर साल होता है, लैंडस्लाइड हो जाता है या फिर बाढ़ आ जाती है, तो उससे रिलेटेड एक कोई क्वेश्चन होता है, इमरजेंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको हर अल्टरनेट ईयर्स या हर ईयर आपको दिखाई देता है। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। यहाँ पे बताया गया कि लैंडस्लाइड हुआ है, एक डेट भी दी गई है 28 जुलाई को, एक रिमोट माउंटेन हैमलेट, हैमलेट यानी एक गांव में हुआ है, रिमोट गांव है, माउंटेनियस गांव है उत्तरकाशी में। तो यहाँ पे देखा गया कि ये इसके पीछे का कारण क्या है, टोरेंशियल रेन, बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण हुआ है, और इसके कारण लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन है ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ। आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, उसी एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, आप रश करते हो टू दैट प्लेस, you try to go there in that area and with a team of doctors, NGOs, media and police along with numerous support staff। मतलब आपके पास सपोर्ट के लिए कई कई सारे लोग हैं, मीडिया है, डॉक्टर है, पुलिस है, सारे लोग हैं। आप बेसिकली ओवरसी कर रहे हो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन, because you are a district magistrate, you have to supervise the rescue operation and you are rushed to the spot with all these team member। अब आप जब वहां पे जा रहे हो तो आपके सामने एक बंदा भागे भागे आ रहा है, अ मैन केम रनिंग, और वो कह रहा है कि उसको अर्जेंट हेल्प चाहिए आपसे। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रेग्नेंट वाइफ है वो लेबर में है और वो ब्लड लूज कर रही है। अब आपने क्या किया, आपकी जो मेडिकल टीम है उसको एग्जामिन करने को कहा वाइफ को, और वो लोग आए जिन्होंने एग्जामिन करा, और दे सेड कि ब्लड लॉस बहुत हुआ है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, ब्लड उनको चाहिए, अदरवाइज शी विल नॉट सर्वाइव। सो वुमन नीड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। बट अब जब इंक्वायर करते हो कि क्या आपके पास पर्याप्त सामग्री है, तो आपको पता चलता है हाँ आपके पास ब्लड कलेक्शन बैग भी है और ब्लड ग्रुप टेस्ट किट भी है, यानी आप ब्लड टेस्ट भी कर सकते हो, और एट द सेम टाइम आप बेसिकली बैग भी है आपके पास जिससे आप ब्लड कलेक्ट कर सकते हो। और आपके जो टीम मेंबर है वो भी आगे आए, वो उन्होंने भी कहा कि हम ब्लड देना चाहते हैं। सो यू हैव ऑल द थिंग्स नाउ, यू हैव अ टीम, यू हैव ब्लड टेस्ट किट, ब्लड टेस्ट भी किया जा सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जा सकता है, ब्लड ब्लैक्स कलेक्ट करने के लिए भी, यू हैव ऑल दिस स्टफ। बट कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, यू कैन नॉट डू इट एट योर ओन विल। एज अ फिजिशियन आप एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हो, बट एट द सेम टाइम आप एक फिजिशियन भी हो, आपने डॉक्टरी करी है, एम्स से आपने करी है, तो आपको पता है कि जब भी ब्लड आप देते हो, किसी को ट्रांसफ्यूजन करते हो, तो एक प्रोसीजर होती है कि आपको वो ब्लड बैंक से ही लाना पड़ता है, रिकॉग्नाइज ब्लड बैंक। दिस इज समथिंग दैट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोसीजर, अ प्रोटोकॉल दैट यू हैव टू फॉलो। और आपके जो टीम मेंबर है वो आपसे इस चीज़ पे आप राय मशवरा करते हो, वो आपको बताते हैं कि कुछ ऐसा सेक्शन है आपकी टीम मेंबर का, डॉक्टर्स का, कि वो कहते हैं नहीं करना चाहिए हमें ये, क्योंकि प्रोसीजर के खिलाफ है, वी हैव टू सर्च फॉर अ ब्लड बैंक फर्स्ट, डोंट ओनली देन वी कैन ट्रांसफ्यूज द ब्लड। और दूसरा एक गुट है आपकी ही टीम का, वो कह रहा है नहीं कर सकते हैं। जो डॉक्टर्स है वो भी कह रहे हैं कि हम करने को तैयार है, बट अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, तो वी शुड नॉट बी पेनलाइज फॉर ट्रांसफ्यूजन। अगर ट्रांसफ्यूजन हम करते हैं without following the procedure, we should not be penalized for it, they are ready to deliver the baby। अब आपके सामने एक डिलेमा है, एक तरफ आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, डॉक्टरी में आपने जो ट्रेनिंग ली है उसमें आपको कुछ प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं, हिपोक्रेटिक ओथ होती है आपकी, कि जिसमें आप बताते हो कि नहीं हम ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे, हम सारी प्रिकॉशंस लेंगे, टेक केयर ऑफ द पेशेंट, दैट नो हार्म हैपेंस टू दैट पेशेंट, ये सारी आप ओथ लेते हो, आपकी एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है जो इसके बारे में आप पूरी तरह से अवेयर हो। बट एट द सेम टाइम आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो, आप एक ऑफिसर भी हो, एट द सेम टाइम आप एक डॉक्टर भी हो, तो आपका एक दायित्व है कि जो भी ह्यूमन लाइफ है उसको सेव करना, सर्विस टू ह्यूमैनिटी एंड सेविंग लाइफ, दिस इज ऑल्सो योर इंपॉर्टेंट रोल, योर ड्यूटी। अब इसके आगे आपको कुछ ट्रेलिंग क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला ट्रेलिंग क्वेश्चन है कि क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है इस केस में, एंड सेकेंड इज
क्या ऑप्शन है आपके पास एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया? दो ही ट्रेलिंग क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसे बहुत ही होलिस्टिकली हमें डिस्कस करना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। आप देखो कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे डिजास्टर मैनेज से रिलेटेड कोई चीज है, तो इंट्रोडक्शन में आपको लाइफ के प्रति सद्भावना दिखाना बहुत जरूरी है। जैसे ये भी एक डिलेमा वाला सिचुएशन है जहाँ पे आपको एक तरफ आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है, आपके प्रोफेशन के कोड ऑफ कंडक्ट है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू सेव लाइफ एंड एट दैट टाइम यू हैव टू बी क्वाइट अजाइल, फ्लेक्सिबल। सिचुएशंस डिमांड्स फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बता सकते हैं आप इंट्रोडक्शन में। एट द सेम टाइम सेविंग लाइफ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आप बता सकते हो। तो यहाँ पे एक डिलेमा है। सबसे पहले केस स्टडी जो है वो बेसिकली डील करती है विद डिलेमा कि एक तरफ आपको जो है प्रोफेशनल गाइडलाइंस को सेव करना है या फिर लोगों की जानों को। तो दिस इज अ डिलेमा फॉर अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एज वेल एज अ फिजिशियन। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया केस स्टडी का। इसके बाद स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, प्रेग्नेंट वुमन है, मेडिकल टीम है, वॉलंटियर्स है, लोकल कम्युनिटी। अब स्टेक होल्डर्स हर आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में अगर आप देखो सिर्फ दो ही ट्रेलिंग क्वेश्चन है, सो यू हैव इनफ स्कोप टू राइट स्टेक होल्डर्स। तो बाय रूल से 4/6 आप 4 केस स्टडी में स्टेक होल्डर्स लिख दो, 2 केस स्टडी में छोड़ दो। सो इट ब्रेक्स द मोनोटोनी ऑफ द आंसर ऑल्सो। हर जगह एक तरह का आंसर नहीं दिखाई देगा। और स्टेक होल्डर्स लिखने के भी तरीके हैं। यू डोंट हैव टू राइट ऑल in a line or in a point wise. You can even use flow diagram or say tree diagram likewise. तो उससे भी आप स्टेक होल्डर्स बता सकते हैं। इसके बाद आपको एथिकल इश्यूज पूछे गए। तो सबसे पहला एथिकल इशू है कि प्रोफेशनल प्रोटोकॉल या फिर मेडिकल एथिक्स के बारे में बात कर सकते हैं कि कुछ प्रोफेशनल प्रोटोकॉल होता है, आपको वो फॉलो करना पड़ता है। एट द सेम टाइम कभी आपको इमीडिएट नीड को भी केटर करना पड़ता है। आपने कई सारे वेब सीरीज देखे होंगे। एक अच्छी वेब सीरीज है गुड डॉक्टर, उसमें आप देखोगे कि जो डिलेमास होते हैं डॉक्टर के सामने, उसके बारे में काफ़ी सारे सिचुएशंस दिखाए गए हैं और उसमें उनको कई बार ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जो प्रोटोकॉल में नहीं है टू सेव द लाइफ। नाउ दिस पर्सन बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट ही इज आल्सो अ डॉक्टर, सो ही हैज टू टेक अ डिसीजन, ही हैज अ डबल रोल नाउ। सो समटाइम्स यू हैव टू गो फॉर द इमीडिएट नीड व्हेन इट कम्स टू टाइम। इसके अलावा एक और इशू है लीगल एडहेरेंस वर्सेस कंपैशनेट इंटरवेंशन। अगर ट्रांसफ्यूजन अगर ऐसा होता है, ब्लड टेस्ट भी कर लिया, आप देखोगे ट्रांसफ्यूजन में कई बार जो डिजीजेज हैं वो भी चले जाते हैं इनटू द पर्सन हु इज रेसिपिएंट, या फिर कई बार बॉडी रिजेक्ट कर देती है ब्लड को। इवन दो यू हैव टेस्ट किट्स, दे यू हैव फैसिलिटीज, बट स्टिल देयर कुड बी वेरियस कंसिडरेशन। यू हैव टू एक्चुअली you have to test the blood in a very what we can say conscious manner, बहुत ही होलिस्टिकली उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है, तभी आप ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लीगल एडरेंस यानी बाय लॉ यू हैव टू फॉलो सम कोड ऑफ कंडक्ट और व्हाट वी कैन से सम, अगर अगर इसका एडवर या क्या कह सकते हैं, अगर खराब इसका असर होता है, अगर जो है बॉडी रिजेक्ट कर देती है खून, तो दैट पर्सन मे डाई। इफ इट्स लीड्स टू सम डिजीज, it may also have a legal complications on the doctors as well as you as a individual who is taking a decision. तो एट द सेम टाइम कंपैशनेट इंटरवेंशन, अगर जान बचानी है तो यू हैव टू डू इट राइट नाउ। तो ये चीज हमें दिखाई देती है। इसके अलावा टीम कंसेंसस, आप जब भी कोई डिसीजन लेते हैं आपको टीम का कंसेंसस बहुत जरूरी है। अगर ऐसा है कि 50% लोग कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए और 50% कह रहे हैं कि करना चाहिए, तो आपका जो 1% वोट है दैट विल मैटर अ लॉट कि आप किस टीम के साथ जा रहे हैं, या कैन यू ब्रिंग सम कंसेंसस अमंग देम, दोनों को एक साथ ला सकते हैं विद योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो वो भी एक चैलेंज हमें दिखाई देता है, वही एथिकल इशू है। यू हैव टू ब्रिंग टीम कंसेंसस, यू कैन नॉट टेक इट यूनिलैटरल डिसीजन। इसके अलावा दो ऑब्लिगेशन हमें दिखाई देते हैं प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन, एक तो एक आप डीएम हो, दूसरा फिजिशियन भी हो। तो विच ड्यूटी विल टेक प्रेसिडेंस? एज अ डीएम यू वुड वांट टू सेव एज मच लाइफ एज पॉसिबल बिकॉज इट विल कम इनटू योर रिपोर्ट ऑल्सो कि आपने कितनी लाइफ बचाई है, एंड दिस विल शो योर डेडिकेशन। बट एट द सेम टाइम यू आर अ मेडिकल पर्सन ऑल्सो, सो वेर इन यू हैव टेकन अ हिपोक्रेटिक ओथ कि आप जो है यू विल डू नथिंग दैट विल हार्म द पेशेंट। So what will take precedence? This is an important ethical issue or challenge that we have faced. अब आपको पूछा गया क्या ऑप्शन है आपके सामने और उसके इवैल्यूएशन। ऑप्शंस आप बताएंगे और इवैल्यूएशन यानी जैसे मैंने कहा प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है
कि आप अलाउ करें इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो यहाँ पे आप लाइफ सेव कर रहे हो प्रॉम्प्टली, और you are basically, if you are saving someone's life, you are ensuring that humanity is shown towards that particular person, यानी कंपैशन दिखा रहे हो। कॉन्स में क्या है, ये मेडिकल प्रोसीजर को वायलेट करेगा। इसके अलावा रिस्की प्रेसिडेंट भी सेट करेगा। जो लोग आपके साथ हैं वो आगे जाके बड़े ओहदे पे जाएंगे, दे विल लुक एट यू एज अ रोल मॉडल एंड दे विल फॉलो द सेम सूट दैट यू हैव डन। तो इसका एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, शायद गलत प्रेसिडेंट सेट हो सकता है। नेक्स्ट है कि आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो, ट्रीटमेंट यानी होलिस्टिक ट्रीटमेंट शुरू कर दो, बट आप उसको एक हॉस्पिटल को रेफर करो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को। ट्रीटमेंट यानी जरूरी नहीं कि आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, उसकी केयर लो एट दैट मोमेंट एंड यू बेसिकली टेक हर टू एन हॉस्पिटल। इसका प्रोज क्या है, ये कॉम्प्रिहेंसिव केयर तो देगा उस वाइफ को। इसके अलावा आप एक ब्रॉडर इश्यूज जो है रेस्क्यू ऑपरेशन है उस पर फोकस कर सकते हो। यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ, नाउ यू हैव टू डू सी वेदर यू आर एबल टू, या हम इसे यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं, जहां पे हम कहते हैं हमें फोकस किस पे करना चाहिए, मैक्सिमम हैप्पीनेस। तो मैक्सिमम हैप्पीनेस कैसे इंश्योर करेंगे, अगर हम रेस्क्यू ऑपरेशन पे ज्यादा फोकस करें कंपेयर टू सेविंग वन पर्सन लाइफ। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर देखें, सो वी विल बी maintaining focus on broader rescue operation. If we refer her to hospital, we will give her definite care till the time she reaches hospital, but we will focus more on our rescue operation. कौन क्या इसका, ट्रांसपोर्ट रिस्क है, हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन रिस्क हो जाए, या फिर जो व्हीकल है व्हेन यू आर ट्रांसपोर्टिंग दैट वुमन टू अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल, उसके बीच में उसकी डेथ हो जाए। इसके अलावा पॉसिबल डिले भी है इन क्रिटिकल इंटरवेंशन। अगर आप डिले कर देते हो सकता है कि आगे जाके बच्चे की जान को खतरा हो या मदर की जान को खतरा हो। नेक्स्ट है इनिशिएट ट्रांसफ्यूजन एंड अरेंज ऑफिशियल ब्लड सप्लाई, यानी आप इमीडिएटली ट्रांसफ्यूजन कर सकते हो एट दैट पॉइंट ऑफ, बिकॉज यू हैव ऑल दी फैसिलिटीज और रादर ऑल दी expertise over there. You have medical kit, you have testing kit, everything you have, you can start the transfusion, but at the same time you can use the media to collect blood. मीडिया के लोग हैं आपके साथ, तो आप मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंच सकते हो और ब्लड के लिए आप जल्द से जल्द उसका इंतजाम कर सकते हो, ताकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन फिर से करेक्ट किया जाए उस चीज को। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। तो ये बेसिकली बैलेंस कर रहा है दोनों चीजों को, एक तरफ इमीडिएट एक्शन बट एट द सेम टाइम प्रोटोकॉल। आप इमीडिएटली एक्शन भी ले रहे हो बट एट द सेम टाइम प्रोटोकॉल भी इंश्योर कर रहे हैं कि अगर कॉम्प्लिकेशन होते हैं वी कैन हैव एक्स्ट्रा ब्लड, मोर व्हाट वी कैन से फ्रॉम अ वेरी गुड सोर्स, मे बी फ्रॉम अ हॉस्पिटल और ब्लड बैंक, वट एवर इट इज, यूजिंग मीडिया। इसके अलावा ये एडेप्टेबिलिटी भी दिखाता है आपका कि आप बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं हो, कि एक टर्म है इसके लिए, आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी। इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो और आप क्रिएटिविटी नहीं दिखा रहे हो, अपनी एडेप्टेबिलिटी नहीं दिखा रहे हो, अपना डिस्क्रिप्शन नहीं दिखा रहे हो, बिकॉज आप डरते हो। तो ये चीज जो है ब्यूरोक्रेसी में दिखाई देती है इन जनरल, इससे हमें कई बार बाहर निकलना पड़ता है, स्पेशली जब इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये दो प्रोज हमें दिखाई देते हैं। कौन क्या है, ये ग्रे एरिया है, हो सकता है कि ट्रांसफ्यूशन के कारण उसकी जान को खतरा हो जाए। दूसरा है कि ये आपके रेस्क्यू ऑपरेशन को भी डिले कर रहा है, बिकॉज यू आर ट्रीटिंग अ पर्सन, यू हैव टू टेक फुल फोकस, यू हैव टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू स्टे विद दैट। तो आपका रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहाँ से डिले हो सकता है। तो ये कौन से। अब रिकमेंडेड कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, मेरे हिसाब से ऑप्शन 3 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नो दैट देयर इज अ लाइफ टू सेव, यू हैव टू सेव दैट लाइफ, इफ इट इज इन योर परव्यू यू हैव टू सेव दैट लाइफ। अब कुछ लोगों का अलग राय मशवरा भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो ओके, इट्स नॉट दैट वन आंसर इज परफेक्ट आंसर, अलग अलग आंसर्स भी हो सकते हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशन भी हो सकते हैं, बट देन यू हैव टू जस्टिफाई दोज आंसर्स। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये बैलेंस्ड अप्रोच है। मैंने एक तरफ जो है लाइफ को भी बचा है, बट एट द सेम टाइम मेरे जो रिसोर्स है उसका इस्तेमाल करके नया ब्लड भी लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और रेस्क्यू ऑपरेशन तो हमें करना ही है। तो ये मेडिकल अर्जेंसी जो है हम इंश्योर कर रहे हैं कि उसको अटेंड करें, बट एट द सेम टाइम वी आर trying to align it as much as possible with the protocol. So this could be a recommended course of action. अब जब भी आप कोर्स ऑफ एक्शन या फिर हम कह सकते हैं ऑप्शंस देते हो, तो सबसे पहला जो ऑप्शन होगा आपका, तो वो ऐसा ऑप्शन होगा जो कि आप शायद नहीं लोगे, और जो लास्ट ऑप्शन होगा आपका वो ऑप्शन आप डेफिनेटली आप लोगे। यानी आपको अरेंज ही इस तरह से करना है कि जो लास्ट ऑप्शन होगा वही आपका चोजन ऑप्शन होगा। तो आप बेसिकली द एग्जामिनर डज नॉट हैव टू टर्न द पेज एंड सी व्हाट वाज द ऑप्शन दैट यू चोज, क्योंकि आप यहाँ पे ऑप्शन 3 कह रहे हो।
हो सकता है कि आपको पूरा ऑप्शन भी लिखना पड़े. इट इज़ अ बेटर थिंग टू राइट द होल ऑप्शन कि ये मेरा ऑप्शन है. आई विल बी इनिशिएटिंग ट्रांसफ्यूजन एंड अरेंज ऑफिशियल ब्लड सप्लाई. इफ यू आर नॉट राइटिंग इट, जस्ट बिलो इट, और इफ यू हैव टू टर्न पेज एंड राइट, यू हैव टू राइट द ऑप्शन इटसेल्फ. बहुत कम समय लगता है, बहुत कम वर्ड्स लगते हैं. यू शुड डू इट. कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में इट इज इंपॉर्टेंट कि आप स्विफ्टली एक्ट करें. यू हैव टू स्विफ्टली नेविगेट बिटवीन प्रोटोकॉल एंड ह्यूमन एथिक्स ड्यूरिंग इमरजेंसी फॉर इफेक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट. और यही से आपका मेटल दिखाई देगा, क्या आप क्राइसिस सिचुएशन को डील कर सकते हो या नहीं. इसी से आपका जो है आपकी कैपेबिलिटीज, आपका कैलिबर दिखाई देगा. और कई बार आपको टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो भी आप ले सकते हो, कैपेबल हो, वो चीज भी यहाँ पे दिखाई देगी. नेक्स्ट केस स्टडी है, ये केस स्टडी है एक जॉइंट सेक्रेटरी पे, यानी रशिका नाम की एक जॉइंट सेक्रेटरी है जो वर्कोहॉलिक है, या हम कह सकते हैं शी इज वर्किंग अ लॉट. शी हैज रिसेंटली बिकम अ जॉइंट सेक्रेटरी और उसने खुद को पूरी तरह से एनग्रॉस कर लिया है अपने काम में. 9 बजे तक, रात के सैटरडे की इवनिंग के 9 बजे तक वो काम कर रही है. उनके जो हस्बैंड है उनके बारे में बताया गया है, विक्रम उनके हस्बैंड है, जो कि एग्जीक्यूटिव है एक एमएनसी में, और वो कई बार आउट ऑफ टाउन रहते हैं बिकॉज he is also kind of a workaholic, or he has to give his time for his work. He is working in MNC and he as an executive, so he is in a senior post and he has to go out. तो प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके जो बच्चे हैं जो बहुत ही छोटे हैं, 5 और 3 साल के, उनके और उनका ध्यान कम होता है. उनके लिए एक डोमेस्टिक हेल्प उन्होंने रखी है, बट जो एक माता पिता और जो बच्चों में एक बॉन्डिंग होती है वो कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखाई दे रही है. अब जो रशिका है, उनके जो मैनेजर है, या हम कह सकते हैं उनके जो सुपीरियर है मिस्टर सुरेश, वो उनको कहते हैं कि आपको एक डिटेल रिपोर्ट बनाना पड़ेगा और उसके कारण आपको शायद संडे को भी काम करना पड़े. तो एडिशनल टास्क उनके पास है. अब वो खुद रिफ्लेक्ट करती कि मैं इतना काम कर रही हूँ, मैंने इतना काम किया है क्योंकि मुझे ये पोस्ट चाहिए थी और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है इतने सालों से, और मैंने हर वो चीज़ करी है जिससे जो लोग हैं उनके वेलफेयर को इम्पोर्टेंस दे सकूं, उसको प्रायोरिटी पे रख सकूं. बट उसको ये भी लगता है कि उसने फैमिली को उतना जस्टिस नहीं दिया है, स्पेशली अपने जो बच्चे हैं उनका उतना ध्यान नहीं दे पाई है. वो उस ड्यूटी में वो कहीं ना कहीं फेल हो गई, ऐसा उनको लग रहा है. अब इसके कुछ वो एनेक्डोट्स भी सोचती है, यानी मन ही मन में वो सोचती है कि रिसेंटली उसके बच्चे बीमार पड़ गए थे, बट फिर भी शी कुडंट अटेंड. शी हैज़ टू टेक हेल्प ऑफ अदर्स, डोमेस्टिक हेल्प जो है, शी हैज़ टू कम टू ऑफिस. तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है एट दिस मोमेंट कि हमें कुछ लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमारे काम और हमारे घर के बीच में, कि काम पे कितना फोकस देना चाहिए. जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सेल्फ सर्विस, इसकी भी कोई सीमाएं होनी चाहिए कि मैं रीजनेबल लिमिट दूं टू आवर वर्क सो दैट मैं अपने फैमिली पे ध्यान दे सकूं. तो ये कुछ ऐसा केस स्टडी दिया गया है. बेसिकली एक मदर है और वर्क और फैमिली को बैलेंस करने की यहाँ पे बात की गई है. अब कुछ ट्रेलिंग क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया क्या या एथिकल इश्यूज इस पर्टिकुलर केस स्टडी में इन्वॉल्व है. सेकेंड, आपको डिस्क्राइब करने हैं एटलीस्ट 4 लॉज जो कि एनैक्ट किए गए हैं बाय गवर्नमेंट, जो रिस्पेक्ट करता है टू प्रोवाइडिंग हेल्थ, सेफ एंड इक्विटेबल वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर वुमेन. इसके अलावा आपको सोचना है कि आप अगर ऐसे सिमिलर सिचुएशन में होते तो क्या सजेशंस देते आप टू मिटिगेट दिस कंडीशन, कि ऐसे कंडीशन को अगर मिटिगेट करना है तो क्या क्या सजेशंस आप दोगे. अब सजेशंस जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैनेजर को देना है, आपको सजेशन शायद रश्मिका या उसके हस्बैंड को भी देना पड़ेगा. सो सजेशंस कुड बी टू वेरियस पर्सन, इट इज नॉट गिवन टू whom. तो वी विल बी गिविंग सजेशंस टू ऑल व्हाट कुड बी डन इन दिस पर्टिकुलर एरिया और इन दिस सिचुएशन. तो केस स्टडी काफी हद तक सिंपल है, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में ये केस स्टडी है, बट एट द सेम टाइम ये कोई प्राइवेट स्फीयर की केस स्टडी नहीं है, ये प्रोफेशनल या हम कह सकते ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड केस स्टडी है. सो इफ यू डेडिकेट योर सेल्फ टू वर्क, there is a good chance that you will not give time to your family, but if you dedicate yourself to family, there is a good chance that you may not give enough time for your work, and which will impact a large set of people because you are responsible for a large set of people. So responsibility यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करनी पड़ेगी, वे इन करना पड़ेगा. तो कैसे इसे स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने बात की कि ये मोटा मोटी वर्क लाइफ बैलेंस से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं जेंडर रोल एक्सपेक्टेशन से भी रिलेटेड है. यही सोच जो है क्या उसके हस्बैंड को भी आती होगी कि मैं उतना समय नहीं दे पा रहा हूँ,
ये सोच ज्यादा महिलाओं को आती है। इसके पीछे कारण, क्योंकि महिलाओं की कंडीशनिंग ही ऐसी की जाती है कि इवन इफ शी इज वर्किंग हार्ड, इवन इफ शी इज डूइंग more than 9 to 5 job, she still has to think about her family. Now everyone has to think about their family, the father as well as mother, but the onus is on mother more in a patriarchal society. तो रशिका का जो सिचुएशन है वो बेसिकली एक सिचुएशन को दर्शाता है जहां पे चैलेंज दिखाई देता है इन टर्म्स ऑफ वर्किंग वुमन के सामने जो चैलेंज है, जैसे कि उसको बैलेंस करना पड़ता है अपने प्रोफेशनल एज वेल एज फैमिलियर रोल और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन को भी। तो ये इस पर्टिकुलर केस स्टडी में हमें पता चलता है। तो बहुत ही सिंपलिस्टिकली हमने इंट्रोडक्शन कर दिया। इसके बाद स्टेक होल्डर्स बताएंगे, रशिका, विक्रम, उनके बच्चे, सुरेश, इंस्टीट्यूशन जो है, इसके अलावा या जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो काम करी, या सोसाइटी, ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। इसके बाद एथिकल इश्यूज पूछे गए। क्या क्या एथिकल इश्यूज है? सबसे पहला एथिकल इशू है कि आपको चयन करना पड़ रहा है बिटवीन टू थिंग्स, वन इज प्रोफेशनल कमिटमेंट एंड सेकंड इज फैमिली ऑब्लिगेशन। आपके फैमिली के प्रति आपका जो ऑब्लिगेशन है, अपने बच्चों के प्रति, अपने स्पाउस के प्रति, एट द सेम टाइम अपने काम के प्रति, इन दोनों में से आपको चयन करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही एथिकल चैलेंजिंग सिचुएशन है। दूसरा है मेंटल वेलबींग, बिकॉज शी इज वर्किंग फॉर सो लॉन्ग इट हैज टेकन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन हर एंड इमोशनल, इससे रेपरकशंस हो सकते हैं, इसके डिप्रेशन में जा सकते हैं लोग, बर्न आउट हो सकते हैं। तो ये भी एथिकल इशू है, क्योंकि काम जो है आपका, वर्क कैसा होना चाहिए। किसी व्यक्ति को बर्न आउट होना पड़ रहा है अगर ऐसा काम है, सो देयर इज सम इशू विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। जेंडर एक्सपेक्टेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है कि सिर्फ महिला क्यों सोचे या उसी के ऊपर ओनस क्यों हो, पुरुषों ने भी सोचना चाहिए, दोनों ने मिल के काम करना चाहिए, दोनों के ऊपर सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बट सोसाइटी जो है वो ज्यादा एक्सपेक्ट करती है फ्रॉम दी वुमन हरसेल्फ। इसके अलावा वर्क कल्चर एंड एक्सपेक्टेशन, इसके बारे में हमने बात की कि इतना ज्यादा काम करना पड़ रहा है, यानी कहीं ना कहीं either the person is not efficient to complete the work in time or the organization is not doing enough or ensuring that the work life balance is maintained of their staff. इसके अलावा चाइल्ड पे भी इम्पैक्ट है, ये भी एथिकल इशू है। जो पेरेंट के साथ बॉन्डिंग होती है वो शुरुआती दौर में ही होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आप जो वैल्यूज़ है वो पास ऑन करते हो इसी एज में। एक समय के बाद यू कैन नॉट पास ऑन दी इम्पॉर्टेंट वैल्यूज सिस्टम्स दैट यू वांट योर चाइल्ड टू हैव। इसके अलावा उनकी जो पालन पोषण में भी कमी दिखाई दे सकती है ऐसे सिचुएशन में। मैनेजरियल एथिक्स भी है कि जो मैनेजर है उसके भी कुछ ethical principle होनी चाहिए. If you are managing something, there are some principles of management also, that you cannot make a person work day and night, Saturdays and Sundays, evening and all. You have to ensure that your subordinates or those people who are working under you, they also feel good about their work and the expectation that are placed on them. इसके अलावा आपको पूछा गया है कि लॉज बताने आपको फॉर वुमन एंड वर्क एनवायरनमेंट फॉर वुमेन, कि उसके लिए सेफ हो, हेल्दी हो। इसके अलावा इवन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ से सेफ, हेल्दी एंड इक्विटेबल वर्किंग कंडीशन, इसके लिए कौन से लॉज हैं। तो यहाँ पे आपका जनरल स्टडीज, जो बाकी के आपके जनरल स्टडीज है, GS2 GS3, इसका नॉलेज आपको काम आएगा। यहाँ पे आपको लॉज के बारे में पता होना चाहिए। तो मोटा मोटी 4 लॉज है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि ये लॉज की स्पेसिफिक प्रोविजंस क्या है, तो दो तीन प्रोविजन लिखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि वी हैव टू केटर द अदर पार्ट ऑफ द केस स्टडी ऑल्सो। सबसे पहला है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, जो वेज पैरिटी की बात करता है कि महिलाओं और पुरुषों में कोई वेज गैप नहीं होना चाहिए, सेम काम के लिए सेम पैसे मिलने चाहिए। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, अगर महिला जो प्रेग्नेंट हो जाती है या इनिशियल मंथ्स में केयर लेना पड़ता है बच्चों का, तो उसमें मैटरनिटी बेनिफिट्स होते हैं कि शी कुड टेक अ लीव एंड दैट वुड बी पेड लीव। तो मैटरनिटी लीव, एडॉप्शन के लिए, सरोगेसी के लिए, इवन क्रेशे फैसिलिटी भी इसमें बताई गई। क्रेशे फैसिलिटी यानी जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसके उसी एनवायरनमेंट में एक ऐसा सेटअप होना चाहिए, जिसे क्रेशे कहते हैं, जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, उनकी केयर ली जाती है। तो ये भी बताया गया है कि क्रेशे फैसिलिटीज होनी चाहिए एज पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, अगेन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, उसके लिए रिड्रेसल, सेंसिटाइजेशन ऑफ द टीम, हाउ टू कंडक्ट योरसेल्फ विद अ वुमन, ये सारी चीजें इसमें बताई गई। आई वोंट गो इनटू डिटेल्स, यू शुड लुक इनटू इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द मेन प्रोविजंस। फैक्ट्रीज एक्ट है, जहाँ पे वुमेन के लिए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट की बात की गई है, उनके लिए जो फैसिलिटीज होनी चाहिए,
वॉशरूम या वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। इवन क्रशे रिक्वायरमेंट भी बताया गया है, कितने घंटे वो काम कर सकती है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और यू हैव टू मेंशन सम प्रोविजंस ऑफ दीज एक्ट्स एज योर आंसर इन योर आंसर। इसके बाद सजेशन पूछा गया है आपको कि आप ऐसे सिचुएशन में होते हैं तो आप क्या सजेशन देते हैं। अब ये सजेशन मैंने जैसे कहा कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं बताया गया है, तो आप सभी को सजेशन दोगे जो जो इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर केस में। सबसे पहला सजेशन होगा फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन एंड सुपीरियर। जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे रशिका काम कर रही है, दे शुड हैव सम प्रोविजंस फॉर स्पेशली वर्किंग वुमन, जैसे कि फ्लेक्सिबल आवर, क्योंकि आज भी हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल है और इतने जल्दी वो चेंज नहीं होने वाली। तो जब ट्रांसिशन फेज में, तो वी हैव टू सपोर्ट दी वुमन फोक्स। तो उसमें आप बता सकते हैं कि फ्लेक्सिबल आवर्स आप अलाउ करें, स्पेशली वुमेन हु हैव वेरी स्मॉल चिल्ड्रन, कि वो अपने फैमिली नीड्स को केटर करें। इसके अलावा रिमोट वर्किंग फैसिलिटी भी होनी चाहिए, जब भी जरूरत है, अगर बच्चा बीमार है तो घर से वो काम कर सके। चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस यानी क्रशे फैसिलिटीज होनी चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही। इसके अलावा बैलेंस वर्कलोड, आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, मैनेजर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए बाउंड्रीज बिटवीन पर्सनल स्फीयर एंड व्हाट वी कैन से प्रोफेशनल स्फीयर। यानी एक समय होता है, 9 to 5 जॉब है तो मे बी 6 या 7 तक आप काम दे सकते हो, बट उसके बाद यू हैव टू एंश्योर कि यू लीव दैट पर्सन फॉर देयर गुड, दे शुड गो होम। तो आप उनके प्रोफेशनल स्फीयर पे आप शायद मैनेज कर सकते हो, बट पर्सनल डोमेन में नहीं जा सकते। और एक समय के बाद आप जो आपकी फैमिली है उसको आपको टाइम देना चाहिए। तो इस तरह से आप इसे बता सकते हैं। फिर रशिका और विक्रम, इन दोनों को भी आप सजेशन दे सकते हैं कि उन्होंने कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबल। सबसे पहले उन्होंने आपस में बातचीत करनी चाहिए कि हमारे छोटे बच्चे हैं तो हमें इनका केयर करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, तो कैसे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जा सके, कैसे शेयर किया जा सके, तो जॉइंटली कैसे। इसके अलावा उनको सजेशन दे सकते हैं कि यू शुड सीक हेल्प। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हो, इतना टाइम नहीं दे पा रहे हो, डोमेस्टिक हेल्प पे आप इतना ज़्यादा वैल्यू या हम डिपेंड नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर मनी। सो कैन यू ब्रिंग योर एक्सटेंडेड फैमिली, अपने माता पिता की सपोर्ट ले सकते हो, या फिर किसी और तरीके से जो है बच्चों का ख्याल रख सकते हो। प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ, कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एक एमएनसी में काम कर रहा है उस पर भी स्ट्रेस है ऑफ डिलीवरिंग वर्क, एक व्यक्ति जो है गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है उसके ऊपर भी बहुत स्ट्रेस है, बिकॉज शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ द पीपल इन द कंट्री। तो ये स्ट्रेस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए आपको मेंटल हेल्थ मेंटेन करना ज़रूरी है। उसके लिए आप मेडिटेशन करो, वर्क में थोड़ा टाइम निकाल के खुद के लिए कुछ काम करो, कुछ अपना हम कहते हैं जो हॉबीज़ होते हैं उसको हम कह सकते हैं उसको नर्चर करो। बाउंड्रीज भी सेट करने के लिए आप कह सकते हैं कि आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, खुद से बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, आपको एक्सपेक्टेशन मैनेज करने पड़ेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहा है, उसको मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। यानी यू शुड टॉक टू दैट पर्सन who is your senior, who is expecting a lot from you. You can tell him that yes, I will try to do my best, but what is happening in these days is that the expectations are too much, they are not feasible. फिजिबिलिटी भी होनी चाहिए, इट शुड नॉट टेक अ टोल ऑन यू। आपकी एफिशिएंसी कम हो सकती है उससे, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, एंड अल्टीमेटली इट वुड लीड टू प्रॉब्लम टू द प्रोजेक्ट इटसेल्फ। तो इस तरह से आप एक्सपेक्टेशन मैनेज कर सकते हैं अपने सीनियर्स का। कंक्लूजन में आप बताएंगे कि जो प्रेशर है वुमेन पे, इसको रिकग्नाइज करना जरूरी है। हमारे सोसाइटी में, हमारे वर्क एनवायरनमेंट में, हर जो हमारे इंस्टीट्यूशन उन्होंने वुमेन के ऊपर जो प्रेशर है उसको रिकग्नाइज करना चाहिए, और उनके लिए ज़रूरी है कि वो फैसिलिटेट करे कि वो काम भी कर पाए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अदा कर पाए। इसके अलावा सपोर्ट मिलना चाहिए वुमेन को फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स, और हमें एक बैलेंस सोसाइटी बनानी चाहिए आगे जाके, जिसमें जो पुरुष है और जो स्त्री है दोनों भी मिलके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करें, अदा करें। क्योंकि आज की डेट में ज़्यादातर महिलाएं काम करना शुरू कर दिए हैं और वो काम करती है एट द सेम टाइम घर के भी काम करती है। सो दिस इज नॉट फेयर फॉर अ वुमन फोक। तो इस तरह से आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं, एक हायर मॉरल ग्राउंड लेके इसको एंड कर सकते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी है, विनोद जो है वो एक ऑनेस्ट और सिंसियर आईएएस ऑफिसर है। रिसेंटली उसको एक रोल मिला है मैनेजिंग डायरेक्टर का ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ये उसका 6th ट्रांसफर है इन पास्ट 3 ईयर, यानी बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, बिकॉज ही इज सिंसियर, एक इंप्लीकेशन है कि ही इज गेटिंग ट्रांसफर्ड अलॉट। अब उसके जो पीयर्स हैं, उसके कलीग्स हैं, दे नो दैट ही इज क्वाइट नॉलेजेबल और अपराइट। जो चेयरमैन है स्टेट ट्रांसपोर्ट रोड कॉर्पोरेशन का, वो बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन है और उसकी काफ़ी हद तक
क्लोज प्रॉक्सिमिटी है या एफिनिटी है विद चीफ मिनिस्टर। विनोद जो है उसको पता चल जाता है कुछ इरेगुलरिटीज चालू है कॉरपोरेशन में, और जो चेयरमैन है वो भी हाई हैंडेडनेस दिखाता है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल मैटर्स। अब जो कॉरपोरेशन है उसका उसके बोर्ड मेंबर्स होते हैं, तो एक बोर्ड मेंबर जो है वो अपोजिशन पार्टी से बिलोंग करता है, वो विनोद को आके मिलता है और वो उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स और वीडियोस हैंड ओवर करता है, जिसमें पता चलता है कि जो चेयरमैन है वो किसी व्यक्ति से ब्राइब डिमांड कर रहा है फॉर अ ह्यूज ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ QMR टायर्स। जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो, स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो कई बार प्राइवेट एंटिटीज से काम निकलवाते हैं, उनसे कुछ चीज़ें खरीदते हैं, कुछ उनको बेचते हैं। तो ऐसा ही एक व्यक्ति है जिससे वो ब्राइब मांग रहे हैं कि आपको अगर ये ऑर्डर चाहिए हमारे से तो आप हमें पैसे दो QMR टायर्स के। तो विनोद जो है वो फिर से उसको याद आता है कि हाँ सच में चेयरमैन जो थे वो जब इसकी बात आती है, बिलिंग की बात आती है पेंडिंग, उसमें बहुत ज़्यादा वो उत्सुक थे, वो बहुत जल्दी उसका वो काम कर रहे थे। शायद वो बेसिकली इसी से रिलेटेड चीज़ है, बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेक ब्राइब, दैट्स वाई ही वॉज शोइंग टू मच कंसर्न टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द वर्क। अब विनोद जो है वो बोर्ड मेंबर को कन्फ्रंट करता है, उसने जो एविडेंस दी है वो उसको कन्फ्रंट करता है, पूछता है कि अगर तुम्हारे पास एविडेंस है तो तुम खुद क्यों नहीं जाते बाहर और बताते कि ये चल रहा है इशू, या हम कह सकते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस चल रहे हैं बाय दी चेयरमैन। तो वो जो मेंबर है वो कहता है कि मैंने ट्राई किया, बट जो चेयरमैन है वो उसको फर्क नहीं पड़ रहा, ही इज रिफ्यूजिंग टू यील्ड टू हिज थ्रेट। और इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज जो मेंबर कहता है, जिसे हम कह सकते हैं बोर्ड मेंबर विच इज फ्रॉम अपोजिशन पार्टी, दैट इज क्वाइट फिशी ओवर हियर। व्हाट ही सेज इज दैट कि अगर आप यू ब्रिंग दिस करप्शन आउट यू विल गेट रिकग्निशन फ्रॉम द पब्लिक एंड यू विल गेट पब्लिक सपोर्ट। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट ईयर जीत के आते हैं तो आपका प्रोफेशनल ग्रोथ भी सही होगा, ये हम एश्योर करते हैं कि आपको प्रमोशन मिलेगा। लाइकवाइज विनोद काफी हद तक अवेयर है कि अगर उसने इस करप्शन को उजागर किया तो उसको पेनलाइज किया जाएगा, जैसे उसको किया जाता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा शायद टू अ डिस्टेंट प्लेस। बट एट द सेम टाइम वो ये भी जानता है कि अपोजिशन की काफी हद तक चांसेस है कि वो जीत के आए अगर ये करप्शन बाहर आता है। बट ये भी जो जानता है कि जो बोर्ड मेंबर है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है फॉर पॉलिटिकल गेन। तो ये कुछ चीजें, ही इज क्वाइट अवेयर, ही इज क्वाइट सीनियर पर्सन, सो ही नोज कि क्या इशू यहाँ पे चल रहा है। अब ट्रेलिंग क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एज अ कॉन्शियस सिविल सर्वेंट इवेल्युएट ऑप्शंस अवेलेबल टू विनोद। एक विनोद जो है वो कॉन्शियस है, वो बहुत ही अपराइट पर्सन है, तो उसके सामने क्या क्या ऑप्शंस है, वो क्या कर सकता है ऐसे सिचुएशन। दूसरा है इन द लाइट ऑफ अबव केसेस कमेंट अपॉन एथिकल इश्यूज दैट मे अराइज ड्यू टू पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिसाइज होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो चेयरमैन है वो कौन है, वो पॉलिटिशियन, एंड ही इज इन्फ्लुएंसिंग ब्यूरोक्रेट्स। इसके अलावा जो अपोजिशन के पार्टी के मेंबर है वो भी एक चेयरमैन है, रादर पॉलिटिशियन है। अपोजिशन पार्टी के बोर्ड मेंबर है वो भी एक पॉलिटिशियन है, ही इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग ब्यूरोक्रेट्स। सो कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेसी है उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, पॉलिटिकल पैटर्नेज देने की कोशिश करी जा रही है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका क्या एथिकल इश्यूज हमें दिखाई देते हैं, या इसके क्या इश्यूज हमें दिखाई देते हैं फॉर ब्यूरोक्रेसी एंड फॉर द कंट्री एज सच। तो इंट्रोडक्शन में आप स्टार्ट कर सकते हैं बाय सेइंग दैट अगेन विनोद इज फेसिंग अ डिलेमा। एक चैलेंजिंग सिचुएशन है जहाँ पे ब्यूरोक्रेट को फेस करना पड़ता है कई बार पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, एट द सेम टाइम ही हैज टू एंश्योर और शी हैज टू एंश्योर प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। तो इसमें से आपको कई बार ऐसे सिचुएशन में आपको रख दिया जाता है, या यू आर प्लेस्ड इनटू सच सिचुएशन वेयरइन यू हैव टू आइदर चूज प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, आपकी जो इंटीग्रिटी है कि आपके जो प्रिंसिपल्स है उसको आप अपहोल्ड करोगे अनवेवरिंगली इन एनी सर्कमस्टेंसेस, और दूसरी तरफ है पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो इसमें से आपको चयन करना है। बेसिकली यहाँ पे पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात की जा रही है, तो आप वो शब्द भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कोट कर सकते हो। स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, विनोद है जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, लोकल कम्युनिटीज, चेयरमैन, चीफ मिनिस्टर, बोर्ड मेंबर ऑफ अपोजिशन, मीडिया, इवन ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल्स, बाकी के ऑफिशियल्स, ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हमें यहाँ दिखाई देते हैं। अब क्या क्या ऑप्शन है अवेलेबल। सबसे पहले ऑप्शन है कि आप रेफ्यूज कर दो, यू वोंट इंटरवीन, और आप बोलोगे कि बोर्ड मेंबर को कि आप खुद ही बाहर निकालो करप्शन, मैं इसमें कुछ पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। इफ यू नो फॉर द फैक्ट दैट यू हैव एविडेंस यू कैन ब्रिंग इट आउट। तो ये क्या करेगा, इसका प्रोस क्या है कि ये कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करेगा, आपकी ट्रांसफर नहीं होगी, आपके ऊपर कोई
आपके ऊपर कोई रिपरकशन नहीं होगा इस चीज का। कॉन्स क्या है कि कहीं ना कहीं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी झटक रहे हो, ये एक चीज दिखा दे रही कि आपको पता है कि कोई गलत काम कर रहा है, आप नहीं चाहते कि वो सुधारे, आप चाहते कि कोई और उसको सुधारे, उसका उस इशू को सुधारे या उसके ऊपर कोई उस प्रॉब्लम को डील करे। ये भी ऐसा लग सकता है कि आप कॉम्प्लिसिट हो विद दैट पर्सन, जो बोर्ड मेंबर है, ही मे थिंक दैट यू आर इन्वॉल्व इनटू दैट करप्शन, या आपको खुद को लगे कि ऐसा अगर मैं करता हूं कि मैं इस करप्शन को उजागर नहीं करता हूं खुद से, तो ऐसा लग सकता है कि मैं भी इन्वॉल्व हूं, आपको खुद को ऐसा लगेगा, बिकॉज यू नो फॉर द फैक्ट समथिंग इज रॉन्ग इज हैपनिंग, यू आर नॉट डूइंग इट, सो प्रोबेबली यू आर पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम इटसेल्फ। नेक्स्ट ऑप्शन होगा कि एक्सपोज द चेयरमैन बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड एविडेंस, जो भी एविडेंस दिए गए हैं उसके बेसिस पे आप तुरंत एक्सपोज कर दो, तो ये आपका स्टैंड दिखा देगा अगेंस्ट करप्शन, आपकी अपराइटनेस दिखा देगा। एट द सेम टाइम इट मे रिस्क टू पॉलिटिकल बायस, ऐसा हो सकता है कि लोग आपको पॉलिटिकल बायस समझे कि आपने एक अपोजिशन पार्टी के मेंबर का साथ दिया है अगेंस्ट अ पर्सन इन द गवर्नमेंट, तो आपका कहीं ना कहीं कोई कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, पॉलिटिकल इंटरेस्ट होगा। ऑप्शन 3 क्या है कि आप अपने सुपीरियर्स को इन्फॉर्म करो और उनसे सीख करो गाइडेंस, जैसे कि ये एक प्रोटोकॉल को एंश्योर करेगा हायरार्किकल अप्रोच की, अगर आपको पता है कि आपके सीनियर ने कुछ गलत किया है तो आप उसके सीनियर के पास जाके उसको वो चीज कन्फाइड कर सकते हो, उसके लिए सजेशंस ले सकते हो, तो एक हायरार्किकल अप्रोच यहाँ पे आप एंश्योर करोगे। कॉन्स क्या है इसका कि again it may be seen as you are avoiding responsibility, you are putting on the senior, at the same time इसका repercussion भी हो सकता है कि जो सीनियर के सीनियर है they may be hands in glove with the chairman itself। इसके अलावा एक और तरीका है, आप डायरेक्ट चेयरमैन से कन्फ्रंट करो कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, आपने इसको नहीं करना चाहिए। इसका प्रो क्या है कि आप जो लोगों के सामने जो प्रॉब्लम आने वाली है, जो एम्बेरसमेंट होगा गवर्नमेंट को, वो आप बचाओगे गवर्नमेंट को फ्रॉम गेटिंग एम्बेरस्ड। एट द सेम टाइम इसका कौन क्या है कि शायद वो चेयरमैन कोई तवज्जो ना दे आपके सजेशन को, या इवन आपके ऊपर ही वो आरोप डाल दे, या आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर दे, सो इसका रिपरकशन आपके ऊपर हो सकता है। सो नो रेक्टिफिकेशन गारंटी। ऑप्शन 5 क्या है, आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो अपने एंड से और वेरीफाई करो जो भी एविडेंस दिए गए हैं क्या वो डॉक्टर्ड है या वो ऑथेंटिक है। अब ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके प्रोज क्या है, सबसे पहले कि ये फेयरनेस आपके एक्शन में लाएगा कि आप किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हो, ये पता चलेगा, क्योंकि आपने सिर्फ जो फेस वैल्यू पे उस एविडेंस को लेके आपने एक्सपोज नहीं करा है, आपने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की है, आपने दोनों पक्षों को एक तरीके से चांस दिया है, और दोनों की तरफ फेयर हो, आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से लीनेज नहीं रखती, ये चीज यहाँ से पता चल जाती है। एट द सेम टाइम इसका कौन वही है, पोटेंशियल ब्लैक बैकलैश, बट इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज समथिंग इज रॉन्ग, इवन इफ इट हैज पोटेंशियल बैकलैश, यू हैव टू एंश्योर दैट रॉन्ग इज करेक्टेड, तो ये आपका काम है। तो ये कुछ मोटा मोटी इसके प्रोज एंड कॉन्स हमें दिखाई देते हैं, इसमें और चीजें जोड़ी जा सकती है, बट मैं मेन प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ द टाइम। अब ऑप्शन 5 जो है, जैसे मैंने बात की कि जो लास्ट ऑप्शन होगा वही आपका बेस्ट ऑप्शन होगा, तो इसी को आप चूज करोगे और उसको आप बैक भी करोगे। व्हाई यू आर चूजिंग इज बिकॉज इट शोज योर थरोनेस, यू आर नॉट डूइंग इट just because someone has told you have thoroughly dealt with that problem by investigating it, by ensuring that the document and the video are authentic enough। इसके अलावा न्यूट्रलिटी भी दिखाई देगा यहाँ पे आपका, which is paramount। अब क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात की गई है, तो आपको जस्टिफिकेशन देते समय न्यूट्रलिटी का आपको जिक्र करना ही होगा। इसके बाद आपको पूछा गया था ब्यूरोक्रेसी के पॉलिटिसाइजेशन के एथिकल इश्यूज क्या है। सबसे पहला एथिकल इशू है करप्शन। जब भी आप देखोगे कि पॉलिटिकल लॉयल्टी जो है ओवरराइड करती है पब्लिक इंटरेस्ट को, तो वहां पे करप्शन होते हुए दिखाई देगा। यानी आप ही सोचिए कि आप पॉलिटिशियन के इन्फ्लुएंस में हो, तो पॉलिटिशियन अगर खुद का बेनिफिट चाहता है तो वो नजरअंदाज कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट को, और बिकॉज यू आर इन्फ्लुएंस बाय दैट पॉलिटिशियन यू विल ऑल्सो बी कॉम्प्रोमाइजिंग और अंडरमाइनिंग द पब्लिक इंटरेस्ट, तो करप्शन होने के चांसेस ज्यादा है, इनएफिशिएंसी बढ़ती है। जब भी आप देखोगे कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है ब्यूरोक्रेसी पे, तो ऐसे लोग पोजीशंस पे जाते हैं ब्यूरोक्रेसी में जो एफिशिएंट नहीं है, जिनके पास मेरिट नहीं, उनकी जो है साठ गांठ है बिकॉज विद द पॉलिटिशियन, दैट्स व्हाई दे गेट दैट पोजीशन। तो जो पॉलिसी एग्जीक्यूट होगा वो भी सही से नहीं होगा, बायस दिखाई देगा, जो भी डिसीजन दिए जाएंगे बाय द ब्यूरोक्रेट्स और इवन बाय द पॉलिटिशियंस वाइस वर्सा, दे विल बी बायस्ड टुवर्ड्स देयर पॉलिटिकल काउंटर पार्ट, और व्हाट वी कैन से देयर फेवर्ड पर्सन और फेवर्ड पॉलिटिकल पार्टी मेंबर। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, आप देखोगे कि जब भी
ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनती है जहाँ पे पॉलिटिकल पैट्रोनेज दिया जाता है या फिर पॉलिटिसाइजेशन हो है ब्यूरोक्रेसी का, तो वो जो अच्छे ब्यूरोक्रेट्स है, जो अपराइट ब्यूरोक्रेट्स है, उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है जब भी वो किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते। और इससे जो है पॉलिसीज में इंटरप्शन आ जाता है, कंटिन्यूटी नहीं होती, और किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को अगर अच्छा काम करना है उसको काफ़ी हद तक समय देना पड़ता है उस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी को या उसके जुरिस्डिक्शन को, ताकि वो उसके जो काम के फ्रूट्स भी देख पाए और एट द सेम टाइम वो उसको मोटिवेट करे टू वर्क मोर। साइलोड ऑपरेशन, जब भी आप देखोगे पॉलिटिसाइजेशन होता है ब्यूरोक्रेसी का, तो कुछ डिपार्टमेंट एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, दूसरे पार्टी को सपोर्ट, तो वो कभी कोऑपरेट नहीं करेंगे डिपार्टमेंट्स ब्यूरोक्रेसी के, तो साइलोज में काम होता है। मॉरल इशू भी है, जो लोग अपराइट है, इफ दे सी दैट the bureaucrats who have political patronage or who are influenced by political parties, they are getting all the benefits. Those who are upright, those who want to walk straight with their head up held high, they will feel that they are not doing the right job, or they may have a feeling that whatever they might do, it will not benefit people, because only those people are promoted, those given good work who are पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस, तो ये डिमोरलाइज करेगा, पुश अवे करेगा कॉम्पिटेंट ऑफिशियल्स को। इसके अलावा ये पब्लिक पार्टिसिपेशन को भी रिड्यूस करेगा, लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे आपके ऊपर, लोग एंगेज नहीं होंगे, जो कि बहुत जरूरी है, कोऑपरेशन बहुत जरूरी है ऑफ दी पीपल। तो ये कुछ एथिकल इश्यूज है, इसमें और चीजें जुड़ी जा सकती हैं। कंक्लूजन में आप बता सकते हैं कि पॉलिटिसाइजेशन जब होता है ब्यूरोक्रेसी का, ये चैलेंज है नॉट ओनली फॉर गवर्नेंस बट ऑल्सो फॉर पब्लिक ट्रस्ट। गवर्नेंस भी इंपैक्ट होगी, हमने देखा कैसे इनकॉम्पिटेंट लोग जो है वो पोजीशन होल्ड करेंगे और वो पॉलिसी सही से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ब्यूरोक्रेट्स को नेविगेट करना पड़ता है, क्योंकि ये चीज तुरंत खत्म नहीं होने वाली, तो उसको नेविगेट करना पड़ेगा दोनों चीजों को। एक तो है डिमांड जो है फॉर पब्लिक वेलफेयर, एट द सेम टाइम जो सिविल सर्विस के प्रिंसिपल्स हैं उनको आपको नेविगेट करना पड़ेगा, इन दोनों चीजों को आपको अपहोल्ड करना पड़ेगा। रिफॉर्म्स जो है, जो ब्यूरोक्रेसी को शील्ड करते हैं फ्रॉम पॉलिटिक्स, ये बहुत वाइटल है कि ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स के बीच में कुछ ऐसा शील्ड होना चाहिए कि तुरंत वो इन्फ्लुएंस ना कर पाए, स्पेशली जब ट्रांसफर पॉलिसी की बात करते हैं। जेन्युइनली ट्रांसफर चाहिए तो भी आपको पॉलिटिशियंस के पैर पड़ने पड़े, तो दैट इज नॉट राइट थिंग। तो ऐसे कोई इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए जाए जहां पे ट्रांसफर्स जो है वो पॉलिटिकली न्यूट्रली हो, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स के से इन्फ्लुएंस ना हो। So these are very important and it is vital for democracy, because bureaucracy is a skeleton on which the government runs, on which the democracy runs. नेक्स्ट केस स्टडी है, इसमें आप बताया गया कि आप अभी आपको अपॉइंट किया गया है एज एन एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। अभी एट दिस मोमेंट या रिसेंटली आपको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज अ एडिशनल डायरेक्टर, यू आर एट अ गुड पोजीशन। और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, उसमें एक चीफ आर्किटेक्ट भी है जो कि रिटायर होने वाला है 6 महीने में, और वो बहुत ही पैशनेटली काम कर रहा है। वो चाहता है कि जो प्रोजेक्ट है उसके हाथ में वो कंप्लीट करे, उसका क्रेडिट चाहता है, उसकी लेगेसी रखना चाहता है फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ऑन विच इज वर्किंग, बट एट द सेम टाइम इसी टीम में एक लेडी आर्किटेक्ट भी ज्वाइन हुई है जिनका नाम सीमा है, और उसने काफ़ी अच्छी जगह से पढ़ाई करी है, यूके से पढ़ाई करी है, मैनचेस्टर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, और उसने सीनियर आर्किटेक्ट इस पोजीशन पे ज्वाइन किया है। तो चीफ आर्किटेक्ट और सीनियर आर्किटेक्ट, चीफ आर्किटेक्ट जो है ही इज गोइंग टू रिटायर इन 6 months, बट जो सीनियर आर्किटेक्ट शी इज जस्ट ज्वाइन एंड शी इज गुड इन एकेडमिक्स, और हर एकेडमिक व्हाट वी कैन से बैकग्राउंड इज क्वाइट गुड। एक प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग में सीमा ने कुछ सजेशंस भी दिए प्रोजेक्ट के रिलेटेड, जो कि बहुत अच्छे सजेशंस थे, वो वैल्यू ऐड कर रहे प्रोजेक्ट को, और जो कंप्लीशन टाइम है प्रोजेक्ट का उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। अब इतनी हम कह सकते हैं अच्छी एक कलीग आई है टीम में, बट जो व्यक्ति है, जो सीनियर है, जो चीफ आर्किटेक्ट है, ही इज फीलिंग इनसिक्योर। ही थिंक्स कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें उसकी लेगेसी दिखनी चाहिए, उसने जो काम किया है उसको श्रेय मिलना चाहिए। अब कोई नई बंदी आती है जो बहुत होशियार भी है और अच्छे सजेशन भी दे रही है, तो उससे वो इनसिक्योर फील करने लग जाता है। जो चीफ आर्किटेक्ट है फील्स इनसिक्योर, वरीड कि क्रेडिट पूरा उसको चला जाएगा, तो वो काफ़ी हद तक पैसिव और एग्रेसिव हो जाता है टूवर्ड्स हर, डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है, ह्यूमिलिएट करता है हर जगह पे। अगर कोई गलती हो जाती है उससे तो उसको पब्लिक में उसको शेम करता है, कंटिन्यूस हैरेसमेंट चल रही है उसकी। तो जो बंदी है हु इज क्वाइट ब्राइट, शी स्टार्ट्स फीलिंग लेस कॉन्फिडेंट, उसका कॉन्फिडेंस चला जाता है खुद में, उसका सेल्फ एस्टीम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो टेंस एंशियस हो जाती है, स्ट्रेस आउट हो जाती है। शी इज इन ऑ कि जो व्यक्ति है वो बहुत सीनियर है, सो शी रिस्पेक्ट्स दैट फैक्ट, बट एट द सेम टाइम शी इज बीइंग हैरेस्ड।
तो आप ये चीज देखते हो, आप जानते हो कि वो जो बंदी है शी हैज क्वाइट गुड एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, एट द सेम टाइम उसका जो रिकॉर्ड है उसके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत ही उमदा है, बट एट द सेम टाइम शी इज फेलिंग हैरेसमेंट रिजल्ट ऑफ इन कॉम्प्रोमाइजिंग हर कंट्रीब्यूशन। उसका कंट्रीब्यूशन जो है टुवर्ड्स the organization that could be good, that could be great, but because she is harassed, she is feeling torture, she is feeling stress, she is not able to what we can say contribute enough. At the same time उसके mental well-being की भी आपको जानकारी है कि it is impacting her emotional well-being। तो ऐसे सिचुएशन में आपको पता चल जाता है कि वो कंटेम्पलेट कर रही है ऑफ रेजिग्नेशन, वो सोच रही है कि वो जॉब ही छोड़ दे, ये आपको उसके कलीग से पता चलता है। ऐसे सिचुएशन में आपको कुछ ट्रेलिंग क्वेश्चंस दिए गए हैं कि ये केस जो है कौन से एथिकल इश्यूज को हाईलाइट कर रहा है या कौन से एथिकल इश्यूज हमें यहाँ दिखा देते। दूसरा है, क्या ऑप्शंस है आपके पास कि आप सीमा को भी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रिटेन करो, एट द सेम टाइम जो प्रॉब्लम है उसको भी डील करो, यानी जो प्रोजेक्ट है उसको भी कंप्लीट करना है और सीमा को भी रिटेन करना है। तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, और सीमा का जो प्रीडेक्यूमेंट है, प्रेडिकेमेंट यानी जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, क्या मेजर्स जो है हमें ऑर्गेनाइजेशंस में होने चाहिए जो ऐसे ऐसे इश्यूज को प्रिवेंट करें जहाँ पे हैरेसमेंट होती है या वर्क प्लेस विशिएट हो जाता है। तो क्या क्या ऐसे मेजर्स आप दे सकते हो। तो 4 ट्रेनिंग क्वेश्चंस है, अगर देखें तो सेकंड को अगर थर्ड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, सबसे पहले एथिकल इश्यूज बताने हैं, इसके बाद ऑप्शंस बताने हैं कि सीमा को भी रिटेन किया जाए और प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करें, और थर्ड में आपको रिस्पॉन्स देना है टू सीमास प्रीडेक्यूमेंट कि कैसे आप रिस्पॉन्ड करोगे टू दिस सिचुएशन ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ सीमा। एट द सेम टाइम क्या मेजर्स होने चाहिए जो कि हमें वी हैव टू पुट इन प्लेस सो दैट सच इश्यूज डू नॉट हैपन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं कि जब भी वर्क प्लेस की बात करते हैं तो कई बार वहां पे पॉलिटिसाइजेशन होता है, पॉलिटिक्स चलती है वहां पे, और ये एक केस जो है वो उस चीज को दिखाता है कि जो पावर में है, क्योंकि चीफ आर्किटेक्ट है और वो सीनियर आर्किटेक्ट है, तो अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा है टू पुट हर डाउन बिकॉज शी इज क्वाइट गुड एंड ही डज नॉट वांट टू गिव क्रेडिट टू हर। इसके अलावा पोटेंशियल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी या बायस भी दिखाई देता है बिकॉज शी इज फीमेल एम्प्लॉय, प्रोबेबली दैट कुड बी द रीजन कि पावर जो है वो इवन जेंडर में होती है। जो मेल होता है उसके पास इनहेरेंटली एक पावर होता है, सोसाइटी में मेल को वैल्यू किया जाता है कंपेयर टू फीमेल, सो उस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये पोटेंशियल है, मे नॉट नो। ऐसा हो सकता है अगर वहां पे मेल बंदा होता तो शायद और वो उतना ही कॉम्पिटेंट होता और वो ऐसे ही अच्छे सजेशन देता तो शायद वो फिर से इनसिक्योर फील करता, बट एक पोटेंशियल है कि वुमेन को ज्यादा टारगेट किया जाता है, ये चीज हम देखते हैं हमारे वर्क प्लेस एनवायरमेंट में। सो द केस uncovers work dynamics including power play, potential gender affecting both project and employees welfare। इंट्रोडक्शन कर दिया सिंपली। स्टेक होल्डर्स बताएंगे चीफ आर्किटेक्ट सीमा, जो डिपार्टमेंट है वो आप जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल है और आपके कलीग्स, ये सारे। इसके अलावा जो लोग हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन से बेनिफिट लेते हैं, जो सिटीजन है, दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स। अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तो सिटीजन विल बी एट लॉस। एथिकल इशू क्या है, सबसे पहले जो चीफ आर्किटेक्ट है अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा है, अपने पोजीशन का, अपने मेल होने का हर तरीके से वो इस्तेमाल कर रहा है टू पुट हर डाउन। इसके अलावा हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है जहाँ पे एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं की जाती, तो वहां पे आप देखोगे टीम का मोरल और प्रोडक्टिविटी दोनों भी गिर जाते हैं। फियर ऑफ रिटेलिएशन, अगर कोई गलत कर रहा है तो देयर शुड बी इनफ कॉन्फिडेंस, the environment should be of a workplace that people could speak out without any fear of retaliation। अगर मैंने जो गलत हो रहा है उसको उजागर किया तो मेरे पर ही जो है रिटेलिएट ना कर दे, ये ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, इसे खराब एनवायरनमेंट कहा जा सकता है। सो फियर ऑफ रिटेलिएशन ये भी एक एथिकल इशू है। प्रोजेक्ट के ऊपर भी रिस्क है कि पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से प्रोजेक्ट ही हैम्पर ना हो जाए। जेंडर बायस, पोटेंशियल जेंडर बायस। इसके अलावा डेफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, जब भी कंफ्लिक्ट सिचुएशन आती है, आप देखोगे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंफ्लिक्ट से दूर नहीं रहता, कई बार आप देखोगे कंफ्लिक्ट होता ही है, और ऐसे कंफ्लिक्ट में स्पेशली पर्सनल कैसे मैनेज किया जाना चाहिए, इसके लिए भी कुछ सिस्टम्स क्रिएट किए जाने चाहिए, ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं लैक होते हुए दिखाई दे रहा है बिकॉज शी इज बीन टारगेटेड फॉर सो लॉन्ग दैट शी इज up to the point that she wants to resign, so it must have taken a long time and she has not got any grievance redressal mechanism। प्रोफेशनलिज्म भी एट स्टेक, अगर इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अनप्रोफेशनली अगर व्यवहार हो रहा है, लोगों के सामने किसी को झाड़ दिया जा रहा है या फिर हटकाया जा रहा है, सो इट शोज अनप्रोफेशनलिज्म, और लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इमेज भी टार्निश हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम हो रहा है ये उस ऑर्गेनाइजेशन तक ये बात सीमित नहीं रहती, कई जगह पे चली जाती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को भी टार्निश यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये कुछ एथिकल इश्यूज हमें दिखाई देते हैं। अब ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है टू मी। सबसे पहले मेडिएशन, जब भी मैंने बात की है कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन है, स्टेक होल्डर है जहाँ पे
दोनों कंफ्लिक्ट कर रहे हैं, यू हैव टू स्टार्ट मीडिएशन, यू हैव टू स्टार्ट ओपन डायलॉग्स। तो आप इनिशिएट करोगे ओपन डायलॉग बिटवीन सीमा एंड आर्किटेक्ट, क्या इशू है, क्या मांझरा है, आप उन दोनों को साथ में लाओगे और उनसे बात करोगे, उनको बात करने दोगे। सीमा को आप कॉन्फिडेंस दोगे कि आप बात करो, कि आप उनको पूछो क्या इशू है आपका, और इसको भी बताओ कि आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो। तो एक ओपन डायलॉग होना चाहिए। सबसे पहले आपको सीमा को सपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन सी दैट एविडेंटली ही इज हैरेसिंग हर, सो यू हैव टू गिव इमोशनल सपोर्ट एज वेल एज एचआर के थ्रू भी आप सपोर्ट दे सकते हो। एचआर को भी आप बता सकते हो, बिकॉज एचआर हैव दैट रोल दैट दे सपोर्ट द एम्प्लॉय। इसके बाद आप सीधा कम्युनिकेट कर सकते हो विद चीफ आर्किटेक्ट, आप उसको बता सकते हो कि आप जो कर रहे हो वो शायद सही नहीं कर रहे हो, आप आपकी बिहेवियर शायद हमारे कोड ऑफ कंडक्ट से जुड़ी हुई नहीं है, तो आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हो वो आपको क्लियर बताना चाहिए। और आप अगर कोई गलती करता है तो उसको कैसे आप डील करते हो, दैट इज ऑल्सो दैट इज देयर in the what we can say in the workplace culture, or what we can say in the code of conduct that you have to ensure you adhere to. इसके अलावा आप सीमा को बता सकते हैं कि आप डॉक्यूमेंट करो अपने हैरेसमेंट, जो जो आपके साथ इशू है वो आप डॉक्यूमेंट करके रखो। अगर उस व्यक्ति में चेंज नहीं होता देन वी कुड टेक सम एक्शन फॉर विच वी नीड सम एविडेंस। तो आप हैरेसमेंट जो जो हुआ है आपका वो आप डॉक्यूमेंट करो। इसके बाद फेयर इवैल्यूएशन, आपने अनबायस्ड असेसमेंट करना चाहिए सिचुएशन का, और अगर ऐसा लगता है आपको कि दैट पर्सन इज एट कंप्लीट फॉल्ट देन यू शुड टेक लीगल एक्शन एज ए लास्ट रिसोर्ट। ये हमेशा लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए लीगल एक्शन, यानी बेसिकली उसको शायद उसको टेम्परेली सस्पेंड करना या फिर उसको कोर्स करेक्शन करने को कहना, जो वॉट एवर इज दे, वी विल बी कीपिंग इट क्वाइट ओपन एंडेड, वी विल टेक लीगल एक्शन एज लास्ट रिसोर्ट। इसके बाद जैसे मैंने बात की है, जो इश्यू है उसको तो हम डील करेंगे, बट एट द सेम टाइम थोड़ा फ्यूचरिस्टिक आपका अप्रोच भी दिखना चाहिए। तो आप टीम को सेंसिटाइज करेंगे कि कैसे एक अच्छा वर्क कल्चर बिल्ड करना चाहिए। तो उसके लिए कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं, कुछ प्रोग्राम्स, कुछ कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, जिससे लोग समझे कि कैसे वर्क एनवायरनमेंट को अच्छा रखना है, पॉजिटिव रखना है, रिस्पेक्ट कैसे करनी है अपने कलीग्स की, अपने जूनियर्स की, अपने सीनियर्स की। तो ये टीम सेंसिटाइजेशन एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। अब रिस्पॉन्स क्या होगा टू दी प्रेडिकेमेंट ऑफ सीमा, प्रेडिकेमेंट यानी जो डिफिकल्ट सिचुएशन। सबसे पहले आप एक्नॉलेज करोगे, जब भी किसी के साथ बुरा होता है द फर्स्ट थिंग दैट दे वांट इज दैट पीपल शुड एक्नॉलेज कि मेरे साथ बुरा, तो आप एक्नॉलेज करोगे, प्राइवेट मीटिंग करोगे, ऑफर करोगे सपोर्ट टू दैट पर्सन, इंटरवीन करोगे, आप एड्रेस करोगे, यानी आप चीफ आर्किटेक्चर जो है उसके बिहेवियर को एड्रेस करोगे। इसके अलावा थर्ड पार्टी मेडिएशन, अगर आपसे नहीं हो रहा है, अगर आप सोचते हो कि आप लोगों को लगे कि आप बायस्ड हो टूवर्ड्स द फीमेल कलीग, तो आप थर्ड पार्टी मेडिएशन, किसी और व्यक्ति को बुला के आप मेडिएशन करवा सकते हो कि रिजोल्यूशन अगर आपकी एंड से फेल हो जाता है बातचीत में। इसके अलावा मॉनिटरिंग भी हो सकती है, डिस्क्रीट चेक टू प्रिवेंट फ्यूचर हैरेसमेंट, कि आगे जाके किसी के साथ हैरेसमेंट ना हो, इसके लिए आप मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी क्रिएट कर सकते हैं। अब प्रिवेंटिव मेजर, ऐसे सिचुएशन को होने ही ना दे, इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले कोड ऑफ कंडक्ट हमें डिफाइन करना चाहिए और उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, और लोगों को पता होना चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, तो उसकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। इंक्लूसिव वर्कशॉप, सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट की ट्रेनिंग नहीं, बट कैसे इंक्लूसिव रखना है, अलग अलग धर्म संप्रदाय, अलग अलग जेंडर, अलग सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग, हर एक व्यक्ति इंक्लूडेड फील करे। जूनियर कोई नया आया है, कोई सीनियर है, कोई बहुत पुराना है, सभी लोग इंक्लूड फील करें इन दैट टीम। इसके लिए वर्कशॉप आप क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा लीडरशिप ट्रेनिंग, जो लीडरशिप पोजीशन पे है दे हैव टू बी ट्रेन टू बी empathetic towards other people, they have to ensure that they resolve conflict between their colleagues or between two senior people or between a senior and junior person. So इसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, लीडरशिप ट्रेनिंग। ओपन चैनल होना चाहिए, जिसके साथ बुरा हो रहा है they should be quite confident to bring it out whatever wrong is happening with them. पीरियोडिक वर्कप्लेस असेसमेंट, जब भी आप किसी वर्कप्लेस में काम करते हो कंफ्लिक्ट होते रहते हैं और ये इश्यूज आते रहेंगे, तो असेसमेंट होनी चाहिए, पीरियोडिकली आपको चेक करना चाहिए कहीं पे कोई इशू हो रहा है या नहीं, ताकि अर्ली उसको रिड्रेस किया जाए। अदरवाइज पीपल विल लीव द जॉब, जो कि होता है ज्यादातर प्राइवेट कंपनी में, पीपल लीव जॉब बिकॉज दे डू नॉट फाइंड एनी रेजोल्यूशन और नो वन इज देयर टू टेल। मेरिट बेस्ड रिवॉर्ड, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड करना चाहिए, नॉट बिकॉज जस्ट ही इज अ सीनियर और वेटरन। इसके अलावा मेंटरिंग सिस्टम भी होना चाहिए, जो सीनियर्स है और जो जूनियर्स है उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, एक कॉमरेडरी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप मेंटरिंग स्कीम्स चला सकते हो, जहाँ पे शुरुआती दौर में एक्सपेक्टेशन क्या होगी फ्रॉम दी सीनियर दैट दे मेंटर, जो भी जूनियर है वो कोई गलत करता है, गलती करता है, तो उसको तुरंत फटका ना दे या हटकार ना दे, उसको मेंटर करे कि क्या गलत हुआ है। तो उसके लिए एक प्रोसीजर क्रिएट की जा सकती है, कैसे आप ने डील करना चाहिए, एक मेंटरिंग प्रोग्राम, जिससे ये गैप जो है ट्रस्ट का गैप बिटवीन
सीनियर एंड जूनियर वो रिड्यूस हो सके, क्योंकि कई बार सीनियर्स को ऐसा डर लगता है कि मेरी पोजीशन ये खा ना ले। कंक्लूजन में आप कंक्लूड कर सकते हैं बाय सेइंग दैट कि जब भी इंटरपर्सनल डायनामिक्स की बात आती है, इंटरपर्सनल रिलेशन की बात आती है, तो दो चीज़ों की बहुत जरूरी है। एक है एम्पैथी, कि आप उस व्यक्ति के पोजीशन में जाके सोचे कि वो क्या फील कर रहा है, वो क्या सोच रहा है। दूसरा है फर्मनेस। ये दोनों चीज़ों के बीच में आपको नेविगेट करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। एक तो फर्मनेस भी दिखाना पड़ेगा, if you are in a position wherein you have to take work out of a person, but at the same time you have to be empathetic also towards them. सक्सेस जो है किसी भी प्रोजेक्ट का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो डिपेंड करता है नॉट ऑन द प्रोजेक्ट दैट डिलीवर बट हाउ दैट प्रोजेक्ट हैज बीन डिलीवर्ड। गेटिंग इट? तो ये चीज आप बता सकते हैं, एक होलिस्टिक व्यू दे सकते हैं कि काम तो करना है, सभी को करना है, बट वो काम कैसे कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। तो नर्चरिंग ऑफ पॉजिटिव वर्क एनवायरमेंट इज व्हाट विल ensure or what will be the measure of the success, not the project that you have delivered. Project delivery is also success, but at the same time जो icing on the cake is how it has been done. लास्ट क्वेश्चन है केस स्टडी में। इस केस स्टडी में बताया गया कि आप एक पोजीशन होल्ड करते हो मिनिस्ट्री में इन गवर्नमेंट। एक दिन मॉर्निंग में आपको एक कॉल आता है फ्रॉम दी स्कूल कि आपका जो 11 साल का बच्चा है, उसकी जो प्रिंसिपल है, उसके स्कूल की जो प्रिंसिपल, उसने आपको कॉल किया, उसने आपको बुला लिया और उसने बताया कि जो व्यवहार है आपके बच्चे का, 11 साल के बच्चे का, वो सही नहीं है। वो क्लासेस के समय वॉन्डर कर रहा है एमलेसली, बाहर घूम रहा है, बहुत ही लोनर बन गया है। पहले बहुत ज़्यादा घुल मिलता था लोगों से, अब अलग थलग रहता है। उसका परफॉर्मेंस भी डाउन हो रहा है, स्पेशली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, फुटबॉल ट्रायल्स में। अब ये आप चीज़ अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चे से बात करते हो और कई बार आप बात करते हो, वो बताता नहीं, बट फाइनली वो बताता है कि उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, नॉट ओनली इन दी क्लास बट ऑल्सो ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप पे भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसको अभद्र शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे स्टंटेड, ड, फ्रॉग। तो बेसिकली उसको रेडिक्यूल कर रहे हैं। वो उनके नाम भी बताता है अपने माता पिता को, ये बच्चे, बट वो ये भी कहता है कि आप कुछ करें मत। ज़्यादातर बच्चे ऐसा ही करते हैं कि आप कुछ करें ना, डोंट डू एनीथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू नेम्स, सो लेट द मैटर रेस्ट, ऐसा वो कहता है बच्चा। 11 साल का छोटा बच्चा है। तो आप स्पोर्टिंग इवेंट को जाते हैं, जो स्पोर्ट कॉम्पिटिशन होते हैं, वहाँ जाते हो आप अपने बच्चे के साथ, अपने वाइफ के साथ, और आपके जो कलीग्स हैं, आपके साथ जो काम करते हैं, उनके भी छोटे बच्चे हैं, तो वो एक वीडियो लेके आते हैं आपके साथ, आपके सामने, और बताते हैं कैसे उस वीडियो में आपके जो बच्चे हैं, आपका जो सन है, उसको रेडिक्यूल किया गया है, उसको मॉक किया गया है, कैरिकेचर किया गया है। और वो जो बच्चा है आपके कलीग का, आपके दोस्त का जो सन है, वो चाइल्ड है, वो पॉइंट आउट भी करता है कि ये बच्चे हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाया है, हु आर सिटिंग एट द स्टैंड। यानी जो परपिट्रेटर है वो भी स्टैंड में ही बैठे हैं स्पोर्ट्स इवेंट में, और आपको पता चल जाता है कि ये बच्चे हैं। तो आप क्या करते हो, जानबूझ के आप उनके सामने से जाते हो, यू पर्पसफुली वॉक पास्ट दोज चिल्ड्रन who are mocking, who are creating the video with your son, you do it। बट नेक्स्ट डे आपको पता चलता है कि सोशल मीडिया पे फिर से एक वीडियो डाला गया है जिसमें आपको, आपके बच्चे को और आपकी वाइफ को दिखाया गया है, और ये उसमें डिस्क्रिप्शन है उस वीडियो का कि आप बुली कर रहे हो बच्चों को, फिजिकली बुलिंग ऑफ चिल्ड्रेन ऑन द स्पोर्ट्स फील्ड, ऐसा एक गलत मैसेज दिया गया है ऑन दैट वीडियो। तो वीडियो बहुत वायरल हो जाता है, आपके फ्रेंड्स और कलीग्स जो है आपको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसे वीडियो आए हैं। आपका जो एक जूनियर है वो आपको एडवाइस भी करता है कि आप एक काउंटर वीडियो डाल दो सोशल मीडिया पे, जहाँ पे आप बताओ कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमने बुली नहीं किया है बच्चों को। इसके अलावा फिर आप एक वीडियो पोस्ट भी कर देते हो आफ्टर लिसनिंग टू योर जूनियर, जिसमें आप बताते हो कि आप अपने साइड की स्टोरी बताते हो, कैसे आपके बच्चे को जो है बुली किया गया है और आपने कोई बुली नहीं करा है। और इसके अलावा आप ये भी बताते हो कि जो सोशल मीडिया है उसके कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट्स है। यू ट्राई टू ब्रिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया। यू नरेट कि क्या हुआ था फील्ड में और कैसे आपके बच्चे को जो है तंग किया गया है। और आप आइडेंटिफाई भी करते हो लाइकली परपिट्रेटर्स, यानी उसी वीडियो में आइडेंटिफाई भी कर देते हो जिन्होंने वो गलत काम किया है। तो बेसिकली मोटा मोटी क्या है, इस केस स्टडी में बताया गया है कि आपके बच्चे को बुली कर रहा है कोई, और उसका सोशल मीडिया पे जो है वीडियो भी डाल दिया गया है, और जो बच्चे हैं उन्होंने आपको काउंटर किया है, रादर आपको बताया है कि आप भी बुली करते हो बच्चों को,
और आपने उसके रिस्पॉन्स में एक वीडियो डाला है जिसमें आप क्लैरिफाई कर रहे हो कि कोई बुली नहीं हुआ है, उल्टा आपके बच्चे के साथ बुली हुआ है। एट द सेम टाइम आप उसमें कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन भी दे रहे हो कि मीडिया का कैसे गलत उपयोग होता है, उसके बारे में बता रहे हो, सेंसिटाइज कर रहे हो लोगों को। ऐसे केस में आपके ऊपर आपको दो क्वेश्चन पूछे गए, ट्रेलिंग क्वेश्चन। सबसे पहले आपको इस केस स्टडी के ऊपर आपको डिस्कस करना क्या क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है इन द यूज ऑफ सोशल मीडिया एज पर द केस स्टडी। इसके अलावा आपको प्रोज एंड कॉन्स भी बताने हैं ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया, कि आपने इस्तेमाल किया सोशल मीडिया का टू ब्रिंग टू द लाइट द परपिट्रेटर्स, एट द सेम टाइम एजुकेटिंग पीपल ऑफ द सोशल मीडिया, एट द सेम टाइम नरेटिंग द इश्यूज दैट आर हैपनिंग विद योर सन। सो क्या ये सही तरीका है? इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है कि आप क्या ऐसा वीडियो डाल सकते हो, और अगर डालते हो तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि ये जो केस है ये कुछ चीज़ों को दर्शाता है जो कि आज की डेट में हो रहा है। सबसे पहले बुलिंग, और उसमें भी साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हैरेसमेंट होती है बच्चों की। इसके अलावा ग्रुपिंग, कई सारी चीज़ें होती है जो कि ऑनलाइन तरीके से होती है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। डिजिटल एज के ये कुछ चैलेंजेस हैं, ये इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर केस स्टडी से हमें पता चलते हैं। तो ये हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया, जस्ट बता दिया केस स्टडी का। इसके बाद स्टेक होल्डर्स बताएंगे, फादर, सन, वाइफ, जो बुलीज है, जनरल पब्लिक, इवन स्कूल अथॉरिटी। स्कूल के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो बच्चों की बिहेवियर को करेक्ट करे, इफ नॉट दी पेरेंट्स। इसके अलावा पेरेंट्स ऑफ द बुलीज भी आप कह सकते हैं। अब एथिकल इश्यूज क्या क्या है पूछे गए सोशल मीडिया के। सबसे पहला है वो है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है। बच्चे जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं बिकॉज ऑफ साइबर बुलिंग। तो ये एक एथिकल इशू सोशल मीडिया का है। सेकंड है कंसेंट वायोलेशन। अब जो बच्चे हैं, जो बुलीज हैं, वो माता पिता जो है उनकी वीडियो डाल रहे हैं, बच्चे की वीडियो डाल रहे हैं। जो माता पिता है, जो यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट है, वो वीडियो डाल रहे हैं बच्चों की। तो कहीं ना कहीं कंसेंट नहीं लिया जा रहा है। अगर आप किसी का वीडियो डालते हो, पिक्चर डालते हो, इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू ब्लर द फेस और blur the name. You cannot identify those person. This is what is been expected by any person, a goodwill person. But वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है। कंसेंट वायोलेशन हमें दिखाई दे रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। जो बुलीज है वो गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं कि अगर उस व्यक्ति ने, जो प्रोटेगनिस्ट है इस केस स्टडी का, उसने कोई गलत काम नहीं किया, उसके रिलेटेड गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रही है कि वो बुली करता है बच्चों को। इसके अलावा प्लेटफॉर्म का मिसयूज भी दिखाई दे रहा है टू डैमेज रेपुटेशन। डिफेंसिव रिस्पॉन्स एथिक्स भी एक चीज दिखाई दे रही है कि आप अगर रिस्पॉन्ड कर रहे हो, कोई अनएथिकल चीज है उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो क्या कैसे उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उसकी एथिक्स के बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि आप क्या बच्चों की वीडियो डाल सकते हो, या रैदर आइडेंटिफाई कर सकते हो बच्चों को कि उन्होंने ऐसी चीज करी है। तो कहीं ना कहीं ये ग्रे एरिया में डालता है, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, यू आर नॉट एक्चुअली डूइंग एनी वेरिफिकेशन, फर्स्ट हैंड वेरिफिकेशन। तो डिलेमा है कि क्या काउंटर वीडियो डालना सही बात है या नहीं। इसके अलावा वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं बच्चे, अगर बुलीज जो है वो भी बच्चे हैं और जिसको बुली किया जा रहा है वो भी बच्चे हैं, तो देर इज अ वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु इज पार्ट ऑफ दिस केस स्टडी। सोशल मीडिया का इन पे इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा लैक ऑफ डिजिटल एटिकेट एजुकेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे रिस्पॉन्सिबली हमें बिहेव करना चाहिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दैट एजुकेशन इज नॉट देयर इन द जनरल मास, इवन इन द एजुकेशन सिस्टम वी डोंट एजुकेट स्टूडेंट्स। तो ये भी एथिकल इशू हमें दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ मोटा मोटी एथिकल इश्यूज हमें दिखाई देते हैं। अब प्रोज एंड कॉन्स पूछे गए थे ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया फॉर डिफेंस। जो यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट है, जो फादर है, उसने जो काम किया है, आइडेंटिफाई किया है बच्चों को, वहाँ पे बताया है, नरेट किया अपने बच्चे की आप बीती। इसके अलावा एजुकेट किया है सोशल मीडिया के यूज़ के बारे में। तो क्या ये सही तरीका है? इसके प्रोज एंड कॉन्स पूछे गए। सो सबसे पहले इसका प्रोज क्या है? ये इमीडिएट रिड्रेसल है। जो प्लेटफॉर्म है वो तुरंत जो इशू है उसको डील कर सकता है सोशल मीडिया। तो इमीडिएटली उसने उस इशू को डील किया है, क्योंकि आपकी रेपुटेशन को वहाँ पे डैमेज करने की कोशिश की गई थी, आपके बच्चे के को साइबर बुली किया जा रहा है। तो यू हैव टू ब्रिंग इट टू द लाइट ऑफ द पीपल। तो ये इमीडिएट रिड्रेसल है। दूसरा है पब्लिक सपोर्ट। लोगों की एम्पैथी दिखाई देगी टुवर्ड्स योर चाइल्ड, टुवर्ड्स यू, बिकॉज योर रेपुटेशन हैज बीन डैमेज। इट मे हैव a consequence on legal consequence on you also. So you are gathering what we can say empathy of the people, public support for your child as well as for yourself. आप ट्रांसपेरेंसी को भी अपहोल्ड कर रहे हो कि जो रूमर्स है उसको डिस्पेल करने की कोशिश करो। दिस इज अगेन एन एथिकल थिंग और व्हाट वी कैन से द राइट थिंग। इफ देयर इज अ मिस इन्फॉर्मेशन पास्ड ऑन, यू हैव टू करेक्ट दैट मिस इन्फॉर्मेशन, स्पेशली इफ इट इज रिलेटेड टू यू। सो इट इज ऑन यू, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू
डील विद दैट। रेपुटेशन शील्डिंग, आप अपने फैमिली का नेम भी बचा रहे हो यहाँ पे। और ये एजुकेटिव स्टैंड भी है कि आप हाईलाइट कर रहे हो सोशल मीडिया का मिसयूज। आप बेसिकली अपने ग्रीवांस नहीं बता रहे हो, आप उसके साथ लोगों को बता रहे हो कि मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। तो ये प्रोज है इसके। कॉन्स क्या है? शायद ऐसा हो सकता है कि आपने, भले ही आपका इंटेंशन अच्छा है, बट आपने मैग्नीफाई कर दिया, यानी आपने आपके बच्चे के साथ जो हो रहा था या जो उसको मॉक किया जा रहा था उसको और बढ़ा दिया, और लोगों को पता चल जाएगा कि इस बच्चे को ऐसे मॉक किया जा रहा है, वो शायद और मॉक करे, या फिर इस इश्यू को ही आपने आउट ऑफ दी प्रोपोर्शन ब्लो आउट कर दिया। सो मैग्नीफाइंग अटेंशन, पोटेंशियली प्रमोटिंग ओरिजिनल नेगेटिव कंटेंट, जो ओरिजिनल नेगेटिव कंटेंट है आपके बच्चे के प्रति उसको आप और ज्यादा फैला रहे हो, तो आपके बच्चे को और ज्यादा डैमेज हो सकता है उस चीज का। पोटेंशियल बैकलैश, ऐसा हो सकता है कि ये जो हैरेसमेंट और बढ़ जाए, नॉट ओनली अगेंस्ट यू बट ऑल्सो बिकॉज उनकी फैमिलीज भी अब इन्वॉल्व हो सकते हैं। देयर कुड बी सम से बच्चों की फैमिलीज जो आपके ऊपर ही इल्ज़ाम लगाए, और शायद हो सकता है आपके जो बाकी के जो बिहेवियर्स है उसको ग्रुप, आप देखोगे ऑनलाइन मीडियम पे जो इशू है उसके बारे में तो बात होती है, बट आपके बाकी के जो चीज़ें हैं, आपका बिहेवियर कैसा है पब्लिक में, उन चीज़ों पे भी बात होती है, वो चीज़ें भी लाई जाती है। सो पोटेंशियल बैकलैश है, प्राइवेसी सेक्रीफाइस हो रही है, सभी की प्राइवेसी सेक्रीफाइस हो रही है यहाँ पे। तो जो बच्चा है जिसके साथ बुली हो रहा है, बुलीज उनकी प्राइवेसी सेक्रीफाइस हो रही है। इसके अलावा जो पेरेंट्स है उनकी प्राइवेसी यहाँ पे सेक्रीफाइस हो रही है। सो यू आर ब्रिंगिंग पब्लिक एक्सपोजर टू प्राइवेट मैटर। रिस्क ऑफ मिसकम्युनिकेशन, आप कहना कुछ चाहते हो, अच्छी चीजें बात करना चाहते हो, बट उसका जो अर्थ है वो कौन बनाता है? जो रेसिपिएंट है वो अर्थ बनाता है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है ऑफ द क्लियर मैसेज डिस्पाइट अ क्लियर मैसेज। पॉसिबली एस्केलेट हो सकता है, ये इंटेंसिफाई हो सकता है, पूरा स्कूल एंगेज हो सकता है इसमें। और प्रेसिडेंट भी रॉन्ग ये सेट कर सकता है कि अब हर कोई व्यक्ति जो है काउंटर वीडियो डालने की कोशिश करे, हर चीज पे काउंटर वीडियो डालने की कोशिश करे, मे बी उसका इंटेंशन सही ना हो, इट मे क्रिएट अ प्रेसिडेंट। कंक्लूजन में आप बता सकते हैं कि एम्फोसाइज कर सकते हैं सोशल मीडिया का रिस्पॉन्सिबल यूज होना चाहिए, डिजिटल लिटरेसी पे आप बात कर सकते हैं, या ऑनलाइन कन्फ्रंटेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में आप बात कर सकते हैं। आप देखोगे मीडिया पे हर जगह ऑनलाइन कन्फ्रंटेशन होता है, कोई पब्लिक पर्सनैलिटी है, सेलिब्रिटी है, पॉलिटिशियन है, दे आर ऑलवेज डिबेटिंग ऑन सोशल मीडिया, बट it is more important that you have a dialogue in person if you have any issues, because what you write may not actually capture what you think। इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स होता है ऑनलाइन में, जो कन्फ्रंटेशन होता है, इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, यू कैन नॉट टेक इट एट फेस वैल्यू, मे बी द पर्सन इज थिंकिंग समथिंग एल्स बट इज नॉट एबल टू आर्टिकुलेट इट वेल, और मे बी इट इज टेकन इन रॉन्ग कंटेक्स्ट, वट एवर इट मे बी। तो यू शुड एम्फसाइज रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया यूज। इसके अलावा डिजिटल लिटरेसी पे आप बात कर सकते हो। इसके अलावा आप ये भी दर्शा सकते हो कि जो ऑनलाइन कन्फ्रंटेशन है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इसीलिए हमें सिंप्लीफाई करनी चाहिए चीज़ें। जो ट्रेडिशनल मीन्स है कि आप टीचर से बात करो या पेरेंट से बात करो, दैट कुड बी द बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो हमको बैलेंस करना चाहिए डिफेंस विद एथिकल प्रिंसिपल। अगर हम डिफेंड भी कर रहे हैं खुद को, तो उसमें भी एथिक्स हमें इंश्योर करना चाहिए, ये पैरामाउंट है। तो ये कुछ अराउंड 12 क्वेश्चन थे हमारे, जो हमने सॉरी 6 क्वेश्चन थे हमारे जो हमने डिस्कस किए 20 मार्क्स के। आप देखोगे मोटा मोटी एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है एट दिस मोमेंट कि जो पब्लिक ऑफिशियल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, नॉट जनरल पब्लिक या डॉक्टर है या इंजीनियर है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब एड से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये चीज आपको थ्योरी के क्वेश्चन में भी दिखाई दिया होगा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। तो पब एड के पर्सपेक्टिव से आपको ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा शायद नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, जो शुरुआती के जो चैप्टर्स हैं हमारे ह्यूमंस एंड एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस हो या एटीट्यूड हो, एप्टीट्यूड, उसको भी आपको फोकस करना है, बट पबैड की तरफ आपका झुकाव होना चाहिए, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। तो काफी हद तक एवरेज पेपर था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट यू नेवर नो, जो एथिक्स का पेपर है स्पेशली केस स्टडी वो ज्यादा लंबे रखते हैं, क्योंकि दे वांट टू टेस्ट हाउ विल यू टेक अ डिसीजन इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम। आपकी टेस्ट करते हैं यहाँ पे, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी, आपकी क्रिएटिविटी। इसीलिए इफ इवन इफ इन दिस ईयर देयर वाज शॉर्ट case study, but still you have to practice more elaborate case studies for future exams. So that's it from today's session. Let's meet in the next session. Till then, thanks and bye.